अस्सलामुअलैकुम। CIA के आला अफसर ने अमरीकी फ़ौज के एक आला अफसर से फ़ोन पर रब्ता करके कहा, मुझसे कहा गया था कि मैं सोनिया और फरहाद से ना टकराऊं, संग्रीला को काहिरा से वापस जाने का हुक्म दूं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे इलाके में सोनिया और फरहाद हैं, मैं उन्हें ठिकाने लगाऊंगा, ख्वाहिश के लिए मेरी मुलाजमत चली जाए। अब आप तमाम अकाबरीन को खुशखबरी सुना दें कि सोनिया को लाखों तमाशाइयों के दरमियान हलाक कर दिया गया है और सुबह तक मैं फरहाद की ज़िंदगी का भी दी एंड लगा दूंगा। फ़ौज के आला अफसर ने बेयकीनी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या सोनिया इतनी अहमक थी कि वो लाखों तमाशाइयों के दरमियान तुम्हारी गोलियां खाकर मर गई? क्या यहाँ के अकाबरीन इस अहमकाना खुशखबरी पर यकीन करेंगे? उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल ले जाया जाएगा। वहीं हमारे एक्सपर्ट सुराग रसां उस लाश के चेहरे से मेकअप उतारेंगे, हुआ उसने आर्जी तौर पर किया हो, मास्क, मेकअप या चेहरे की सर्जरी कराई हो। हमारे अकाबरीन कल सुबह तक उसकी मौत का यकीन कर लेंगे। दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ौज के आला अफसर ने वो रिसीवर रखकर दूसरा रिसीवर उठाया। बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज ने कहा, जब तुम लोगों को ये मालूम हो गया कि फरहाद मारा नहीं गया था, वो जिंदा है, तो तुम लोगों ने सोनिया को कत्ल कर दिया। अभी काहिरा से इतला मिली है कि रेसलिंग स्टेडियम में सोनिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। अगर इस खबर की तस्दीक हो गई तो फिर हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई में देर नहीं लगेगी। हमारी अगली कॉल का इंतज़ार करो। उस आला अफसर को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। फ़ोन बंद हो गया। वह फ़ोन के ज़रिए तमाम आला हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान को काहिरा में बदलती हुई सूरत हाल के बारे में बताने लगा। दूसरी तरफ से CIA का आला अफसर अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ इस खबर का मुंतज़िर था कि लाश के चेहरे का मेकअप उतारा गया है या नहीं। उसी वक्त तो कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे पर लगे हुए स्पीकर के ज़रिए पूछा, कौन है? आवाज़ आई, सर मैं इंस्पेक्टर जोसेफ बोल रहा हूँ, सोनिया की लाश के फ़ोटोग्राफ्स लाया हूँ। CIA के अफसर ने रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए दरवाजे का लॉक खोलकर कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला। पहले उसका मातहत इंस्पेक्टर जोसेफ आया, फिर उसके पीछे सोनिया को देखते ही वो चलकर खड़ा हो गया। जोसेफ के हाथ में वो रिवॉल्वर था। वो बोला, सॉरी सर, बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो आराम से सो रहे हैं, अपने रिवॉल्वर की तरफ हाथ ना ले जाएं वरना आप भी सो जाएंगे। आखिर मैं कितनों को लोरी देता फिरूंगा? आला अफसर ने परेशान होकर कहा, सोनिया के पास कोई हथियार नहीं है और तुम अपने हथियार से मेरे मातहत होकर मार डालने की धमकी दे रहे हो। सर, ये जो मैडम सोनिया, इनके पास ना असलिया है ना ये बोल सकती हैं, क्योंकि आपके हुस्ने कारकर्दगी से मर चुकी हैं। अभी अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। रही मेरी बात तो मैं आपका वफादार हूँ, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर जो मौजूद है वो मुझे यहाँ लेकर आई है ताकि आपकी योगा में महारत हासिल करने की खुशफहमी ख़त्म हो जाए। ये कहते ही उसने अपने आला अफसर के एक बाजू और एक टांग पर गोलियां मारी। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था, सिर्फ आला अफसर की चीखें सुनाई दी। जोसेफ ने कहा, मुंह बंद करो वरना तीसरी गोली तुम्हें हलाक कर देगी। वो दोनों होंठों को सख्ती से बंद करके तकलीफ की शिद्दत से बर्दाश्त करने लगा। जोसेफ ने रिवॉल्वर सोनिया को देकर कहा, आप इसे रखें, मेरे दिमाग में जो हस्ती है वो मेरे आला अफसर की खोपड़ी में जा रही है। सानी ने आला अफसर के अंदर आकर कहा, तुम योगा के माहिर हो, मुझे अपने दिमाग से निकालो। वो बोला, मैं बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने अपने अंजाम को सामने रखकर चैलेंज किया था कि मुझे सोनिया और फरहाद को मार डालना है या मर जाना है। मुझे मार डालो। इतनी आसानी से कैसे मरोगे? क्या तुमने कोई मामूली चैलेंज किया था? जितना बड़ा चैलेंज उतनी ही अजियतनाक मौत। तुम्हारी बाजू से एक गोली पार हो गई है, दूसरी गोली रान में धंस गई है। जब तक इसे निकाला नहीं जाएगा जिसम में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैलता जाएगा, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरते जाओगे। सानी ने सोनिया के पास आकर पूछा, क्या इसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा जाए? इसकी सज़ा तो बड़ी बरतनाक होनी चाहिए, लेकिन तुम कब तक इसके दिमाग में रहोगी? ये मौका मिलते ही अपने आला अफसरान को बता देगा कि मैं जिंदा हूँ, जबकि मुझे अपनी नुमाइशी मौत से फ़ायदा उठाना है। ये कहकर उसने CIA के अफसर और उसके मातहत जोसेफ पर फायर किए। उनकी मौत का यकीन किया, फिर रिमोट कंट्रोलर से दरवाज़ा खोलकर चली गई। साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है। रिमोट कंट्रोलर के बगैर दुश्मन दरवाजे को खोलकर नहीं आ सकता, लेकिन साइंस मौत को आने से नहीं रोक पाती। अस्पताल के एक बेड पर संग्रीला औंधा और नंगा पड़ा हुआ था। ज़रा से तेज़ाब ने उसकी नीकर के साथ अंदर का कुछ गोश्त भी गला दिया था। वैसा जख्म था जिस पर दवाएं तो लगाई जा सकती थी, लेकिन पट्टी नहीं बांधी जा सकती थी और ना ही उस पर कपड़ा डाला जा सकता था। इस जख्म को खुला रखना ज़रूरी था, इसलिए वो औंधे मुंह नंगा पड़ा था। जेराल्ड ने अपने दोनों पहलवानों से कहा, संग्रीला को बेयारो मददगार छोड़ दो, वो मरता है तो मरने दो। कमबख्त ऐसा जिद्दी और जुनूनी है कि इसने खुद भी नुकसान उठाया और हमें भी नुकसान पहुंचाया। जेराल्ड ने उसके जरिए सट्टा खेलकर घंटों में तकरीबन $2 करोड़ जीत लिए थे। रेसलिंग जारी रहती और संग्रीला उसकी हदायत पर अमल करता रहता तो वो 2 रातों में अरबपति बन जाता। लेकिन अब संग्रीला की बदहाली बता रही थी कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहा है। फिर यह कि सोनिया ने मरने से पहले उसे नींव मुर्दा कर दिया था, फरहाद उसे कब्र में पहुंचा देता। जेराल्ड ने उसे छोड़ देने का फैसला किया था, लेकिन तकदीर को यह मंजूर नहीं था। स्टेडियम में जो गोलियां चल रही थी उनमें से एक गोली जेराल्ड को आग लगी थी। वो भी जख्मी होकर अस्पताल में आ गया। प्राइवेट वार्ड कोई खाली नहीं था, लिहाजा उसे भी संग्रीला के कमरे में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करके चला गया तो मैं उन दोनों के बेड के दरमियान एक कुर्सी पर बैठ गया।
जेराल्ड गुस्से में मुझसे बोला, मिस्टर फैसल दुरानी, ये जलील कमीना हमारे बार बार समझाने के बावजूद सोनिया से मुकाबला करने की जिद करता रहा। एक औरत ने इसे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया। इसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। संग्रीला ने कहा, मिस्टर जेराल्ड, मुझे जलील और कमीना कहोगे तो अभी एक ही हाथ मारकर तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। अबे तू क्या बिस्तर से उठने के काबिल रह गया? चल आ मेरे पास। उसने गुस्से से उठना चाहा, लेकिन कमर से नीचे के हिस्से में दर्द की ऐसी टीसें उठ रही थी कि वह औंधा गिर पड़ा। तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं फौलाद हूँ, चंद घंटों में उठने के काबिल हो जाऊंगा, लेकिन बैठने की जगह का गोश्त गल गया है। उठेगा तो बैठेगा कैसे? इंसान तो सिर्फ उस वक्त नंगा होता है जब माँ के पेट से पैदा होता है। तुझे देखकर ऐसा लगता है अभी तेरी माँ तुझे पैदा करके बाहर टहलने गई है। खबरदार मेरी माँ की बात ना करना, वरना क्या करेगा? अभी तुझ पर थूक दूंगा तब भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने कहा, नहीं मिस्टर जेराल्ड, अपना थूक ज़ाया ना करना। संग्रीला मेरा दोस्त है, मैं परसों से इसके साथ हूँ और परसों रात से फरहाद भी इसके और तुम्हारे साथ है, मगर तुम दोनों गधे के बच्चों से पहचान नहीं पा रहे हो। जेराल्ड ने गुस्से से उठकर बैठना चाहा, मगर जख्म की तकलीफ से कराते हुए बिस्तर पर लेटकर बोला, तुम संग्रीला के साथ मुझे भी गधे का बच्चा कह रहे हो? क्या तुम्हारे भी पर निकल आए हैं? अगर पर निकालना चाहता तो पर से ही तुम दोनों को ख़त्म कर देता। वो दोनों गौर से और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगे। उसी वक्त सोनिया ने कमरे में आकर कहा, हाय फरहाद, तुम यहाँ कुत्तों के दरमियान बैठे हुए हो? मेरी जान सोनिया, मैं तुम्हारी लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। अब ये दोनों अपनी आंखों से जिंदा रिपोर्ट देख रहे हैं। दोनों के मुंह हैरत से खुल गई। वो सोनिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। सोनिया ने कहा, ये कुत्ता रेसलिंग रिंग में भौंक भौंक कर मुझे पुकार रहा था। मैंने सचमुच का कुत्ता बना दिया। देखो नंगा पड़ा है, कुत्ते लंगोट भी नहीं पहनते। मैंने उठते हुए कहा, यह तुमने बड़ा जुल्म किया। बेचारा टॉयलेट कैसे जाया करेगा? वो उठ नहीं सकता था मगर गालियां देना चाहता था। मैंने उसके दिमाग में हल्का सा जलजला पैदा किया। वो चीखें मारकर तड़पने लगा। मैंने कहा, एक बार उज़्बेकिस्तान में तुझे अस्पताल भेजा था, दूसरी बार सोनिया ने तुझे अस्पताल पहुंचा दिया। जा, हमने तुझे जिंदगी दी, जख्म भर जाए तो फिर कहीं टकराने के लिए चले आना। मैं सोनिया की कमर में हाथ डालकर उस कमरे से बाहर चलाया। इस बात पर सब हैरान थे कि तबरेज़ी साहब ने सना और उसके बाप जलाल पाशा के अलावा पोरस को भी बाबा साहब के इदारे में आने की इजाज़त दी थी। इस इदारे की इब्तदा से अब तक किसी हिंदू और यहूदी को वहाँ कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। तबरेज़ी साहब ऐसे मोहतरम और पहुंचे हुए बुजुर्ग थे कि पोरस के सिलसिले में उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था और ना ही उनके फैसले पर कोई एतराज़ कर सकता था। आमना भी रूहानी उलूम की हामिल थी। दिन रात इबादत करके रूहानियत के कई मरहले तय कर चुकी थी। ये जानती थी कि इल्म रूहानियत से माजी और मुस्तकबिल के अहम और खुफिया राज मालूम हो, तो ऐसे राज आम लोगों को उस वक्त तक बताए नहीं जा सकते जब तक रज़ाए खुदाबंदी ना हो। खुद आमना रूहानियत की उस मंजिल को अभी तक नहीं पहुंच पाई थी जहां तबरेज़ी साहब पहुंचे हुए थे। वो भी जानना चाहती थी कि उन्होंने खिलाफ तवक्को पोरस को इदारे में आने की इजाज़त क्यों दी है, लेकिन वो भी उनसे इस सिलसिले में पूछ नहीं सकती थी। ये यकीन था कि जब वो मुनासिब समझेंगे तो उसे ज़रूर बताएंगे। पोरस खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। जल्द से जल्द लंदन से पेरिस जाकर तबरेज़ी साहब की खिदमत में हाजिर होना चाहता था। पारस और सानी ने वादा किया था कि एल्पा और थॉर्न से निमट कर जल्द ही बाबा साहब के दायरे में जाएंगे। एल्पा और थॉर्न के साथ शैडो भी था। जब अली ने शैडो को जजीरे में कैद किया तो सानी ने उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया था कि शैडो अंदर से एक अच्छा इंसान है और मुजरिमाना ज़िंदगी से बाज आना चाहता है। उसने सानी से वादा किया था, शराब की बोतल तोड़ दी थी और कभी शराब ना पीने की कसम खाई थी। बाद में एल्पा ने थॉर्न आइवन की मामूला और दाश्ता बनाकर शैडो पर भी तनवीमी अमल करके उसे अपना और थॉर्न का मामूल बना लिया। पिछली बार लंदन के एयरपोर्ट पर पारस और पोरस की मुलाकात हुई थी। वहां पता चला था कि थॉर्न ने अपनी मकनातीसी आंखों के जरिए एल्पा पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला और दाश्ता बनाया है और थॉर्न के हुक्म पर शैडो को भी अपना ताबे बना लिया है। उन्होंने लंदन के जिस होटल में क्याम किया था वहाँ सानी, सना, पोरस और पारस भी थे। वो चाहते तो एल्पा को थॉर्न के तनवीमी अमल के शिकंजे से निकाल सकते थे, लेकिन ये तय पाया कि एल्पा को उसके गुरूर की सज़ा मिलती रही और इसराइली अपनी सबसे ज़बरदस्त टेलीपैथी जानने वाली से महरूम होकर उसकी तलाश में भटकते रहें। अलबत्ता थॉर्न आइवन पर तनवीमी अमल किया गया ताकि वह जहाँ भी जाए एल्पा को जो भी हुक्म दे उसके बारे में हमें मालूम होता रहे। इस तरह हमें एल्पा को मामूला और ताबे ना बनाने के बावजूद वह थॉर्न की गिरफ्त में रहेगी और थॉर्न हमारे शिकंजे में। शैडो को एल्पा की तनवीमी अमल से निजात दिलाई गई। उससे कहा गया कि वह आज़ाद है और कहीं भी जाकर शरीफाना ज़िंदगी गुजार कर अपने पिछले जुराइम की तलाफ़ी कर सकता है। शैडो सुबह होते ही उस होटल से चला गया और सानी से कह दिया कि वली और फैमी के साथ रहने के लिए पेरिस जा रहे। एल्पा ने सुबह बेदार होने के बाद थॉर्न आइवन को देखा। वो गहरी नींद में खराटे ले रहा था। अगर वह तनवीमी अमल के असर में ना रहती तो थॉर्न को गहरी नींद की हालत में ही कत्ल कर देती, लेकिन वो मामूला थी, अपने आमिल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। उसने वॉशरूम में आकर शैडो के दिमाग में पहुंचना चाहा तो शैडो ने सांस रोक ली। एल्पा दूसरी बार उसके दिमाग में गई तो वो बोला, एल्पा तुम्हारा तिलिस्म टूट चुका है, थॉर्न भी मुझ पर हावी नहीं हो सकेगा।
और ना ही अपनी मकनातीसी आंखों से मुझे जेर कर सकेगा। उसने हैरानी से पूछा, तुम मेरे अमल से कैसे आज़ाद हो गए? मैं जैसे भी आज़ाद हुआ, तुम अपनी फिक्र करो। सारी ज़िंदगी अपने मुल्क इसराइल और यहूदी कौम की खिदमत करती रही। अब थॉर्न तुम्हारी इज्जत से खेल रहे। क्या अब तुम्हारे मुल्क में अपने वतन और कौम के लिए जज्बा नहीं रहा? मैं अजीब कशमकश में रहती हूँ। मेरे अंदर वतन और यहूदी कौम की बेहतरी के लिए जज्बा रहता है और मुझे अंदर से बेचैन करता है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अफसोस, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन गॉड ने मेरी नेक नियति का इनाम मुझे आज़ादी की सूरत में दिया। अब तुम जाओ। उसने सांस रोक ली। एल्पा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर थॉर्न को बिस्तर पर देखा। वो ऐसी ताबे बन चुकी थी कि उससे पूछे बगैर कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने बिस्तर के पास आकर उसे नींद से जगाया। वो जमाही लेते हुए बोला, क्यों जगा रही हो? भागो यहाँ से। ज़रूरी बात सुनो, शैडो मेरे अमल से आज़ाद हो गया और हमें छोड़कर कहीं चला गया। जाने दो, शैडो की ऐसी की तैसी। वो बोलते बोलते चौंक गया। हड़बड़ा कर बैठते हुए कहा, क्या कहा तुमने? किसी दुश्मन ने शैडो को मेरे तनवीमी अमल से आज़ाद करा दिया है। कैसे आज़ाद करा दिया है? तुम शैडो से गाफिल क्यों रही? हमारी नींद के दौरान में किसी दुश्मन ने यह चाल चली है। ऐसा दुश्मन कौन है? उसने तुम्हारी जैसी टेलीपैथी जानने वाली पर अमल क्यों नहीं किया? उसने मुझे ट्रैप क्यों नहीं किया? यही गौर करने की बात है। हो सकता है उसे मौका ना मिला हो। वो आइंदा हमारी नींद के वक्त हम पर भी अमल कर सकते हैं। हमें यह जगह छोड़कर फ़ौरन दूसरी जगह जाना चाहिए। इस तरह ये मालूम हो सकेगा कि कोई हमें ट्रैप कर रहा है या नहीं। उसने अल्फा की जुल्फ़ों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा, तेरा ये मशवरा दुरुस्त है। हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन याद रख, तू मेरी मामूला है। मुझे धोखा देने की कोशिश करेगी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगे। पिछली रात सानी थॉर्न आइवन पर तनवीमी अमल करके उसे अपना और सना का मामूल और ताबेदार बनाकर ख्यालख्वानी के जरिए सोनिया के पास काहिरा चली गई थी। उसकी जगह सलमान आ गया था। पारस ने सलमान का तारुफ पोरस और सना से कराया और उन्हें बताया कि सलमान सानी के वालिद और उसके ससुर हैं। फिर सलमान को बताया कि लंदन में अल्पा और थॉर्न के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। सलमान ने पूछा, अल्पा और थॉर्न के साथ क्या करना चाहते हो? पोरस ने कहा, अंकल, इसराइली काबरीन अल्पा की टेलीपैथी पर तकिया करते थे, खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। हम चाहते हैं अब उसकी तलाश में भटकते रहें और थॉर्न आइवन भी अल्पा को अपनी मलकियत बनाए रखने के लिए उन यहूदियों से भागता फिरे, उसे भी कहीं सुकून से रहना नसीब ना हो। सलमान ने पूछा, क्या वो दोनों इसी होटल में हैं? सना ने कहा, वो 15 मिनट पहले होटल छोड़ चुके हैं। थॉर्न के चोर ख्यालात से पता चला कि वो एक टैक्सी में अल्पा के साथ लंदन ईस्ट बॉर्न के इलाके में जाएगा। वहां से किसी मोटर बोट या लॉन्च के जरिए जर्मनी या फ्रांस के किसी शहर में पहुंचेगा। सलमान ने कहा, इसराइली इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम का फ़ोन नंबर बताओ। सना ने कहा, थॉर्न ने अल्पा से ब्रेन आदम के मोबाइल फ़ोन का नंबर पूछा था, वही मुझे याद है। उसने नंबर बताए। सलमान ने उस नंबर के जरिए ब्रेन आदम से रब्ता किया। फिर कहा, मैं इंटेलिजेंस के DIG ब्रेन आदम से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं ही ब्रेन आदम हूँ, फरमाइए। तुम्हारी हुकूमत ने एक मोतबर इतला के मुताबिक 200 एटम बमों का जखीरा किया है। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद अल्फा के बगैर किस हद तक खुद को कमज़ोर समझ रहे हो? ब्रेन आदम ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? एक अजनबी हूँ। नाम पूछकर क्या करोगे? काम पूछो। तुम अल्फा के बारे में क्या जानती हो? यही कि वह भी थॉर्न आइवन के साथ लंदन छोड़कर जर्मनी या फ्रांस की तरफ जा रही है। मेरा अंदाज़ा है थॉर्न उसे फ्रांस नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहाँ के बड़े शहरों में बाबा साहब के दायरे के अहम अफराद आते जाते रहते हैं। अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त हुई तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। अगर तुम अपना तारुफ नहीं कराना चाहते तो ना कराओ, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि जब भी तुम्हें अल्फा के मुतल्लिक नई इत्तला मिले मुझे ज़रूर इत्तला दो। इसके एवज़ में बड़ी सी बड़ी खिदमत तुम्हारे लिए अंजाम दे सकता हूँ। बात ख़त्म करो, वो दोनों ईस्ट बॉर्न पहुँचने वाले होंगे। सलमान ने राब्ता ख़त्म कर दिया। ब्रेन आदम ने उन सुराग रसानों से फ़ोन पर रब्ता किया जो अल्फा, थॉर्न आइवन और शैडो को लंदन में तलाश कर रहे थे। उसने उनसे कहा, फ़ौरन ईस्ट बॉर्न के अपने सुराग रसानों से रब्ता करो। उन्हें बताओ कि थॉर्न हमारी अल्फा को बहरी रास्ते से जर्मनी या फ्रांस की तरफ ले जाने वाला है। उन्हें मोटर बोट हासिल करने या लॉन्च वगैरह पर जाने से रोको। मुझसे हर 10-15 मिनट में रब्ता करके वहाँ के हालात बताते रहो। मैं जर्मनी और फ्रांस में अपने सुराग रसानों को अलर्ट कर रहा हूँ। उस वक्त पारस और पोरस अपनी प्लानिंग के मुताबिक सना को सिखा रहे थे कि उसे अल्फा की आवाज़ और लहजे में ब्रेन आदम के पास जाकर क्या कहना चाहिए। ब्रेन आदम जर्मनी के यहूदी सुराग रसानों से बातें कर रहा था कि उसे अपने दिमाग में अल्फा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बिग ब्रदर, मैं अल्फा बोल रही हूँ। वो फ़ौरन ही रिसीवर रखकर बोला, अल्फा तुम कहाँ हो? मुझे अपना बड़ा भाई समझती रही हो, हमेशा बिग ब्रदर कहती और मुझसे दूर चली गई हो। मैं क्या करूँ बिग ब्रदर? आप समझ सकती हैं कि तनवीम अमल ने मुझे किस कदर बेबस और मजबूर कर दिया। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। इस वक्त भी थॉर्न के हुक्म के मुताबिक आपसे रब्ता कर रही हूँ। उसने मुझसे रब्ता करने की इजाज़त क्यों दी है? वो कहता है आप अपने सुराग रसानों को ताक़ुब से रोक दें। अगर उनसे कहीं सामना होगा और उन्होंने थॉर्न को गोली मार दी तब भी वो मुझे जिंदा अब तक नहीं पहुंचा सकेंगे। क्या उसकी मौत के बाद तुम तनवीम अमल से आज़ाद नहीं हो सकोगी? नहीं, उसने मुझे कैप्सूल दिया है।
मेरे जहन में ये बात नक्श कर दी है कि जैसे ही वो दम तोड़ने लगे मैं वो कैप्सूल निकलूँ। वो बहुत जूद असर जहरीला कैप्सूल है, हलक से उतरते ही मुझे हलाक कर देगा। ओ गॉड, वो बहुत चालाकी दिखा रहे। अभी तुम गाओ। ये मुझे ईस्ट बॉर्न ले जा रहा था, फिर बहरी रास्ते से जर्मनी जाने वाला था, लेकिन मैंने उसके हुक्म के मुताबिक आपके एक सुरागरसां के ख्यालात पढ़े तो पता चला कि आपने लंदन से जर्मनी और फ्रांस तक नाकाबंदी की है। आपके जासूस उसे गिरफ्तार कर लेंगे या मार डालेंगे। उसके साथ कैप्सूल के जरिए मैं भी मर जाऊंगी। क्या आप मेरी मौत चाहेंगे? नहीं अल्पा, तुम हमारे मुल्क और कौम का सरमाया हो। तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं भी मरना नहीं चाहती। मैंने एक ताबे की हैसियत से थॉर्न को बता दिया कि हमारे रास्तों की कहाँ कहाँ नाकाबंदी की गई है। अब थॉर्न ने रास्ता बदल दिया है। हम जर्मनी या फ्रांस नहीं जाएंगे। मैं अपने आमिल की मर्जी के खिलाफ ये नहीं बता सकती कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। एल्पा, आइंदा कोई सुरागरसां तुम्हारा और थॉर्न का ताकुब नहीं करेगा, लेकिन थॉर्न से कहो हमसे फ़ोन के जरिए रब्ता रखे। हम तुम्हें उसी के पास रहने देंगे, लेकिन वो हमसे दोस्ताना रवैया रखे। पोरस ने थॉर्न की आवाज़ और लहजे में सना से कहा, बस करो, तुम कितनी देर से ख्याल ख्वानी कर रही हो? मेरे खिलाफ ज़रूर कोई मंसूबा बना रही हो। बताओ वो तुम्हारा बिग ब्रदर क्या बकवास कर रहा है। सना ने कहा, मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ कर यूं ना खींचो, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारी ताबे हूँ, तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। बिग ब्रदर को मेरा और तुम्हारा साथ मंजूर है। कोई सुरागरसा आइंदा हमारा ताकुब नहीं करेगा। वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। पोरस ने गुस्से में कहा, मैंने बगल में छुरी रखकर दोस्ती करने वाले बहुत देखे हैं। बस ख्याल ख्वानी ख़त्म करो। सना ब्रेन आदम के दिमाग से वापस आ गई। वो उसे पुकारता रहा, एल्पा एल्पा अभी ना जाओ, मेरी एक बात सुन लो। लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में अल्पा की ख्याल ख्वानी की लहरें मौजूद नहीं। वो अपनी जगह से उठकर परेशानी से टहलने लगा। एक तो पूरे मुल्क को संभालने वाली गवाह की गई थी, इस पर वो जालिम थॉर्न उसके साथ जुल्म कर रहा था। फ़ोन के जरिए जर्मनी और फ्रांस के सुरागरसानों से कहने लगा कि वो दोनों उधर नहीं आएंगे। उन्होंने रास्ता बदल दिया है। फिर बारी बारी तमाम ममालिक के यहूदी सुरागरसानों से कहने लगा था कि थॉर्न नजर आए तो ना उसे गिरफ्तार किया जाए और ना उसे गोली मारी जाए। कोशिश ये की जाए कि पहले अल्पा को गिरफ्त में लेकर उसके परस या लिबास में से कैप्सूल तलाश करके अपने कब्जे में लिया जाए, फिर थॉर्न को गोली मारी जाए। उधर वह अल्पा की हिफाजत के लिए मसरूफ़ रहा। उधर सलमान ने अमरीकी अकाबरीन को भी फ़ोन के जरिए बता दिया कि टेलीपैथी जानने वाली अल्पा को अगवा किया गया है। इसराइली हाकिम इस बात को दुनिया वालों से छुपा रहे हैं। सलमान ने अगवा की तफसीलात बताकर फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त अमरीकी अकाबरीन इस मसले में उलझे हुए थे कि संग्रीला और CIA के योगा जानने वालों की हमाकतों से हम आइंदा सोनिया की हलाकत का इल्ज़ाम अमरीका को देंगे और अपना कोई मुफाद हासिल करेंगे। मेकअप के आलमी माहिरीन काहिरा पहुंच गए थे और ये रिपोर्ट दे रहे थे कि सोनिया की लाश का चेहरा बज़ाहिर मेकअप ज़दा नहीं है, लेकिन उसने जदीद टेक्निक के जरिए प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, तो उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा जा सकेगा। और यही बात बाबा साहब के दारी का इंचार्ज कह रहा था। उसने कहा था, अभी मिस्टर फरहाद काहिरा में मसरूफ़ हैं, वहाँ से फुर्सत मिलते ही वो आप लोगों का मुहासबा करेंगे। इसी दौरान में सलमान ने उन अमरीकी काबरीन को अल्पा के अगवा होने की खबर सुनाई। ये उनके लिए खुशखबरी थी कि अब इसराइल में कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती नहीं रही थी। अगरचे वो इसराइल को सियासी मामलात में खुश रखते थे और उसे इस्लामी ममालिक के मुकाबले में ताकतवर बनाते रहते थे, लेकिन इसराइली हुकाम ज़िद्दी और गुस्ताख बच्चे की तरह अपने बाप अमरीका को भी नुकसान पहुंचाते थे। किसी न किसी मामले में और ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक के मुकाबले में अमरीका को ब्लैकमेल करके ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद, जदीद असलहा और दीगर सहूलतें हासिल करते रहते थे। अब उन्हें इत्मीनान हुआ कि इसराइल में अल्पा नहीं है, तो फिर अमरीकी हमराजों तक ख्याल ख्वानी के जरिए पहुंचने वाला कोई नहीं रहेगा। एक हाकिम ने इसराइली हाकिम से रब्ता करके कहा, हम अल्पा से एक अहम मामले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, प्लीज़ हमसे बात कराएं। इसराइली हाकिम ने कहा, अल्पा एक टॉप सीक्रेट मामले में मसरूफ़ है, आप अपने अहम मामले पर हमसे बात करें। जब अल्पा हमारे दिमागों में आएगी तो आपको वह अहम मामला मालूम हो जाएगा। अभी वो बहुत मसरूफ़ है, तो इतना ही हमारे दिमागों में आकर कह दे कि वो आइंदा किस वक्त रब्ता करेगी। मैं बता देता हूँ, जब भी अल्पा को फुर्सत, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, यही बात अल्पा हमसे कह दे। आखिर आप अल्पा से ही बात क्यों करना चाहती हैं? आपके सवाल का जवाब भी अल्पा दे देगी। सॉरी, अभी वो किसी से बात नहीं करेगी। ठीक है, आप ये तो जानते हैं कि महाराज और महेश हमारे शिकंजे में हैं। वो ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेंगे कि अल्पा किस साल में है। बात समझ में आ गई है। आपको अल्पा के अगवा किए जाने का इल्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि अभी ये बात किसी को मालूम ना हो। अब आप जान गए हैं तो क्या हमारी कुछ मदद कर सकेंगे? अमेरिका ने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा सर चढ़ते रहते हो। प्लीज़ महाराज और महेश से कहो वो किसी तरह अल्पा का सुराग लगाएं। वो टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटे ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ हमारे चंद योगा के माहिर फौजी अफसरान पहुँच सकते हैं। हम अभी मसलतन उनसे कोई काम नहीं ले रहे हैं। सॉरी। फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया गया। उस हाकिम ने दूसरे काबरीन से कहा, यह इतला दुरुस्त है, अब इसराइल में कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती नहीं रही है। आइंदा ये मालूम किया जाएगा कि उसे किसने अगवा किया है। फरहाद और उसकी फैमिली के अफराद ऐसा नहीं करेंगे। ये बरसों से उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाले को अपना ताबे नहीं बनाते हैं।
एल्पा पारस से शादी करने के बाद भी इसराइल से दूर जाकर अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमात इंजाम देती रही थी। दूसरे ने कहा, एल्पा जैसी चालाक टेलीपैथी जानने वाली को पोरस जैसा मक्कार ही अगवा कर सकता है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक उसके पास 2 या 3 टेलीपैथी जानने वाले भी हैं। एक फौजी अफसर ने कहा, आप पिछली मीटिंग में नहीं थे। हमें महाराज के जरिए मालूम हुआ है कि पोरस की टेलीपैथी जानने वाली महबूबा नासरा के अंदर नीलमा की रूह समाई हुई है। हो सकता है नीलमा ने एल्पा को अगवा किया हो। वह तमाम अकाबरीन अपनी अपनी रहायशगाह के टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे को देखते हुए इस मामले पर यूं बहस कर रहे थे जैसे एक जगह किसी हॉल में बैठे के इजलास में शरीक हों। वो अपने टीवी स्क्रीन के जरिए जिस हाकिम या जिस फौजी आला अफसर को देखना चाहते थे उसे देखकर जैसे रूबरू गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे वक्त एक अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर इस वक्त मेरे दिमाग में है और मेरे जरिए आपसे मुखातिब हैं। ये सुनते ही सब अपनी अपनी जगह सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, तुम लोगों ने अपने माहिरीन के जरिए ये रिपोर्ट सुन ली होगी कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मकतूल सोनिया के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। तुम्हारे खुफिया कातिलों ने पूरी तरह यकीन कर लेने के बाद कि वो सोनिया है, उस पर गोलियों की बारिश की थी। काहिरा स्टेडियम के लाखों तमाशाई और वहाँ के मुंतजमीन गवाह हैं कि लेडी रेसलर सोनिया फरहाद को गोलियों से छलनी किया गया है। फौज के एक आला अफसर ने कहा, ऐसा ज़रूर हुआ है, लेकिन आप इंसाफ से कहें, इस कत्ल के जिम्मेदार हम नहीं हैं। मैं बहुत पहले कह चुका था, सोनिया पर कोई भी गोली चलाएगा उसे अमेरिकन बुलेट समझा जाएगा। तुम लोगों ने मुझे मुतमईन करने के लिए CIA को स्टेडियम जाने से मना किया, लेकिन CIA के योगा जानने वाले अफसर ने अपनी मनमानी की और तुम लोगों ने इंटरपोल वालों से कह दिया कि दरे पर्दा CIA वालों की मदद करें। हमने ऐसा नहीं किया और आप हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। खुफिया अहकामात को गैर ज़रूरी शख्स नहीं सुन सकता, लेकिन टेलीपैथी जानने वाले सुन सकते हैं। अदालत में टेलीपैथी के जरिए सुने जाने वाली बातों की गवाही तस्लीम नहीं की जाएगी, लिहाजा टेलीपैथी जानने वालों की अपनी एक अदालत है। उस अदालत में जो फैसला होता है उसी के मुताबिक मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। क्या आप सच्चाई से तस्लीम करेंगे कि टेलीपैथी की अदालत ने आपको मकतूल कहा था जबकि आप जिंदा हैं? तुम भी सच्चाई से तस्लीम करो। तुम लोगों ने मुझे कत्ल करने वालों की फ़ौज भेजी थी, जिसके गवाह थॉर्न, आइवन, शैडो और अननाउन 3 आलमी सतह के पुरस्कार मुजरिम हमारी कस्टडी में जिंदा हैं। तुम लोगों ने भी तस्लीम किया था कि वो 3 आलमी सतह के खतरनाक कातिलों के सप्लायर हैं। बेशक हम ये तस्लीम करते हैं और आप भी मकतूल नहीं, जिंदा हैं। ठीक उसी तरह मैडम सोनिया भी जिंदा हैं। जिस तरह आप कई मरतबा अपनी मौत का यकीन दूसरों को दिलाते रहे, उसी तरह मैडम सोनिया की हलाकत का यकीन दिला रहे हैं। मैंने कहा, दुरुस्त कह रहे हो। अगर सोनिया को एक गोली छोकर भी गुजरती तो तुम सब यहाँ बैठे बैठे उलटकर अपनी कब्रों में पहुंच चुके होते। लेकिन ये तो हमारी खुफिया बात है। लाखों तमाशाइयों के गवाहियों के मुताबिक सोनिया तुम्हारी साजिशों से हलाक हो चुकी है। ख्वाब वो सोनिया की डमी ही क्यों ना हो। आखिर तुम्हारे भेजे हुए कातिलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। क्यों? तुमने क्या पाया? बाजी जीत कर भी हार गए। हम क्या पाने वाले हैं? बाजी हार कर भी जीत चुके हैं। जीतने वाला अपनी शराइत तस्लीम कराता है। आप क्या चाहते हैं? तुम आलमी मीडिया के जरिए जिन मुसलमान मुजाहिदीन को दहशतगर्द के तौर पर मशहूर कर रहे हो, इस झूठ और मक्कारी को ख़त्म करो। जिन मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके तुमने हब्से बेजा में रखा है और दुनिया वालों को उससे बेखबर रखा है, उन्हें 2 घंटे के अंदर रिहा करो और आलमी नशरियाती इदारे से उनकी बाइज्जत रिहाई का ऐलान करो। लेकिन फराज साहब, ठोस सबूत और मोतबर गवाहों के पेश नज़र उनकी दहशतगर्दी साबित हो चुकी है। तुम लोगों ने जिस तरह अपने कातिलों के जरिए मुझे और सोनिया को हलाक करना चाहा, उस तरह अपने दहशतगर्दों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबी कार्रवाइयाँ कराईं, फिर झूठे गवाह पेश करके मुसलमान मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया है। हम जैसे टेलीपैथी जानने वालों से तुम सच नहीं छुपा सकोगे। वह सब 2 घंटे के अंदर रिहा ना किए गए तो सोनिया की हलाकत के इल्ज़ाम में तुम जैसे तमाम अकाबरीन हर 10 मिनट के बाद टेलीपैथी के जरिए जहन्नुम में पहुंचते रहेंगे। ठीक है, जितने मुसलमान हब से बेजा में रखे गए हैं अभी उन्हें आज़ाद किया जाएगा, मैंने कहा। और तुम लोगों ने जिन मुजाहिदीन की मौत और गुमशुदगी जाहिर की है, उन सबको इसराइल के खुफिया कैद खानों में छुपा कर रखा गया है। उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं ताकि वो अपने इस्लामी मुल्क में पहुंचकर तुम्हारे मुफादात के लिए काम करें। हमारे पास जो फहरिस्त है उसमें एक एक मुजाहिद की रुदाद मौजूद है। मैं उन्हें खुफिया कैद खानों से निकाल लाऊंगा। वो सब खामोशी से सुन रहे थे। मेरी मालूमात का जरिया ख्याल ख्वानी थी, इससे वो इनकार नहीं कर सकते थे। अगर इनकार करते तो मैं खुद ही उन मुजाहिदीन को खुफिया कैद खानों से निकाल लाता, लेकिन उनके चोर ख्यालात कह रहे थे कि मेरे सामने कोई झूठ और फरेब नहीं चलेगा। 2 घंटे के अंदर मेरे मुतालबात पूरे करने होंगे। सानी जिस्मानी तौर पर पारस, पोरस और सना के साथ मौजूद थी। सिर्फ दिमागी तौर पर गायब रहकर सोनिया के लिए काहिरा में काम कर रही थी। उसकी अदम मौजूदगी में सलमान लंदन में पारस, पोरस और सना के काम आता रहा। दूसरी सुबह सानी ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, मेरा काम काहिरा में ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ मम्मा और पापा रह गए हैं। फिर उसने सलमान से कहा, डैडी आप चाहें तो जा सकते हैं। पारस ने कहा, अंकल तो पेरिस में रहते हैं, हम सब साथ चलेंगे। शैडो वहीं अली और फहमी के पास गया है। और एल्पा और थॉर्न कहाँ हैं? सना ने कहा, पेरिस और जर्मनी की तरफ गए हैं। ब्रेन आदम और इसराइली अकाबरीन एल्पा के अगवा किए जाने से परेशान है। हमने उन तलाश करने वाले सुराग रसानों को भटका दिया है। पोरस ने कहा, आइंदा भी वो अकाबरीन एल्पा के लिए भटकते और परेशान होते रहेंगे।
हम पेरिस पहुंचते ही बाबा साहब के दायरे में जाएंगे। मैं, सना और अंकल पाशा जनाब तबरेज़ी के कदमों में हाजिरी देंगे। मैं वहां पहुंचने के लिए बेचैन हूँ। मेरा दिल कहता है कि उनकी रूहानी कुव्वतों से मेरी नासरा मुझे मिल जाएगी और नीलमा की नापाक आत्मा पाकीज़गी की तरफ माइल होकर शैतानी हरकत से बाज आ जाएगी। पारस ने उसके शाने पर हाथ मारकर कहा, तुम तो नासरा के ऐसे दीवाने हो गए हो कि लैला मजनू और हीर रांझा की तरह तुम्हारी भी मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान लिखी जाएगी। पोरस ने कहा, वो सब नाकाम आशिक थे, आखिर में अपनी महबूबा को ना पा सके। क्या तुम मुझे नाकाम आशिकों की फहरिस्त में शामिल कर रहे हो? पारस ने कहा, शादी से पहले जो इश्क होता है उसमें नाकामी के चांस ज़्यादा होते हैं। मुझे देखो, मैं सानी का नाकाम आशिक नहीं रहा, सानी के साथ कामयाब आशिक की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वैसे एक बात कान में सुनो। वो पोरस के कान में बोला, सच तो यह है कि इश्क की तकमील ना हो तो इश्क हाय हाय करता है, शादी के बाद मियाँ बनकर म्याऊं म्याऊं करता रह जाता है। मुझ जैसे दानिश्वर का कौल है कि इश्क की मौत हमेशा रात को होती है, पहली सुहाग रात को। पोरस ने ताईद में सर हिलाकर ऊंची आवाज़ में कहा, बेशक जो महबूबा सारी ज़िंदगी ना मिले वो महबूब के लिए आखिरी सांस तक अनमोल और दुनिया की हसीन तरीन चीज़ बनकर रहती है। अगर हासिल हो जाए और बीवी बन जाए तो अपनी कदर खो देती है। सानी ने पारस के पास आकर तनकर कहा, अच्छा तो जनाब के ख्याल से मैं अपनी कदर खो चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी कि मेरी कदरों की कीमत क्या है। पारस ने पोरस को घुंसा दिखाकर कहा, अबे आस्तीन के सांप, दोस्ती करके दुश्मनी कर रहा है। मैं कान में बोल रहा हूँ और तू लाउड स्पीकर बन रहा है। पोरस ने मासूमियत से कहा, तूने ये तो नहीं कहा था कि मैं भी कान में जवाब दूं। अबे मैं तेरी बदमाशी जानता हूँ। तू मियाँ बीवी के दरमियान आग लगाकर तमाशा देखेगा। मेरी सानी तेरी चाल में नहीं आएगी। ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। मैं तेरे कान में बीवी की खूबियां बयान कर रहा था और तू हमें लड़ाने के लिए। सानी ने कहा, बस बस मेरे प्यारे मजाजी खुदा, जब तुम कान में बोल रहे थे तो पोरस ने मुझे अपने दिमाग में आने की इजाज़त दी थी। पारस ने पीछे हटकर कहा, फंस गया। पहली बार इस मक्कार ने मुझे फंसा है। अच्छा बेटे, मैंने भी तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम पारस नहीं। पोरस ने सीना ठोंक कर कहा, अब तेरी नहीं चलेगी। मेरी हमायत और मदद के लिए टेलीपैथी जानने वाली सना बहन और सानी भाभी हैं। सानी ने कहा, मैं ऐसे मक्कार शौहर को तिगनी का नाच नचा दूंगी। ऐसे वक्त मेज़ पर रखे हुए मोबाइल फ़ोन का बजर बोलने लगा। पारस ने इसे उठाकर ऑन किया, फिर कान से लगाकर बोला, हेलो कौन? उसके दिमाग में सानी आई। वो सांस रोककर उसे दिमाग से निकालते हुए बोला, खबरदार, मैं कभी तुम्हें दिमाग में आने नहीं दूंगा। सानी की ख्याल खानी की लहरें बाहर आ गई थी। वो गुस्से से उसे देख रही थी। वो दोबारा फ़ोन को कान से लगाकर बोला, सॉरी मैं दूसरे मामले में मसरूफ़ था। आप कौन है? अच्छा, खलील बिन मुकर्रम है। आप कुछ कहने से पहले सुन लें कि अल्पा ने सानी का लब लहजा इख्तियार किया है, लेकिन हमें फ़रेब देने में नाकाम रही है। अगर आप उसके पास आए तो आप कोई बात सुने बगैर उसे दिमाग से निकाल दें। बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज का नाम खलील बिन मुकर्रम था। सानी ने अहमियत नहीं दी क्योंकि इदारे की कोई अहम बात उसे बाद में मालूम हो सकती थी। उधर से इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम ने कहा, आप कल तक सना, जलाल पाशा और पोरस को इदारे में लाने वाले हैं, लेकिन तबरेज़ी साहब 3 दिनों तक मुसलसल इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, लिहाजा आप उन्हें 3 दिनों के बाद यहाँ ला सकती हैं। पारस ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया, लेकिन पारस ने बकवास शुरू की। देखिए, 40 दिनों की कोई बात नहीं। उन्होंने खुद पोरस को इदारे में आने की इजाज़त दी थी। हमारी तरफ से उनसे सिर्फ इतना कह दें कि वो चिल्ले में बैठने से पहले सिर्फ एक छोटा सा काम कर दें। वो रूहानी टेलीपैथी के जरिए मालूम कर चुके होंगे कि पोरस अपनी नासरा के लिए किस कदर बेचैन है। वो सिर्फ इतनी सी तसल्ली दे दें कि उसके अंदर की नापाक नीलमा की रूह को वो पाकीज़गी में बदल देंगे। हमें इतना इत्मीनान हो जाएगा कि पोरस 40 दिनों तक तो क्या 40 बरसों तक इंतज़ार कर लेगा। जी हाँ, ओ अच्छा, फिर तो मजबूरी है। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? आपके फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, दूसरी बात क्या है? पोरस तो परेशान हो रहा था। सानी और सना भी पोरस को देखकर उदास हो रही थी। उधर पारस कह रहा था, अच्छा अब आवाज़ साफ आ रही है। जी अच्छा, हमारी मामा आमना भी उनके साथ चिल्ले में बैठी हैं। ओह, मैं तो उनकी रूहानी टेलीपैथी से काम लेने वाला था। नहीं, ऐसी मायूसी की कोई बात नहीं, इंतज़ार तो करना ही होगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। पारस ने बड़ी मायूसी जाहिर करते हुए फ़ोन को बंद किया। हम अभी दिल खोलकर हंसी मजाक कर रहे थे, मगर खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होती हैं। वैसे ही मायूसी की बात नहीं है, जो काम आज ना हो सका वो 40 दिनों के बाद हो सकते। सानी ने कहा, ऐसा अक्सर होता है, तबरेज़ी साहब अचानक इबादत के लिए गोशा निशीनी इख्तियार कर लेते हैं। पारस ने कहा, मैं समझ रहा था वो चिल्ला शुरू करने वाली हैं। उससे पहले नासरा के सिलसिले में वो सिर्फ एक इत्मीनान बख्श फिक्रा कह देंगे, लेकिन वो तो चिल्ले में बैठ गए हैं। मैंने सोचा मामा भी रूहानी टेलीपैथी जानती हैं, उनसे कुछ तसल्ली हासिल की जाती है, लेकिन वो गोशा नशीनी इख्तियार कर चुकी हैं। पोरस ने उठकर कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, दूसरे कमरे में ज़रा तनहा रहूँगा। पारस ने उसके सामने दीवार बनकर कहा, क्यों तनहा रहेगा? यानी हंसी खुशी में साथ देगा, कोई दुख हो तो तनहा कमरे में जाकर रोएगा। हाय नासरा, हाय नासरा। यार तू जानता है मैं पत्थर हूँ और पत्थर नहीं रोते। मैं हालात का तज्जिया करने जा रहा हूँ। तबरेज़ी साहब 40 दिनों तक इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। इतने दिनों में नीलमा बड़ी हद तक आत्मा शक्ति हासिल कर लेगी। ये मालूम कर लेगी कि तबरेज़ी साहब उस पर रूहानियत के जरिए गालिब आने वाले हैं। वो 40 दिनों में शक्ति हासिल करके नासरा के जिस्म को छोड़कर किसी दूसरी दोशीज़ा के जिस्म में चली जाएगी और नासरा एक लाश बनकर रह जाएगी।
ये सुनते ही सना रोने लगी। सानी ने डांट कर कहा, सना कितनी बार समझाया, खुद को फौलाद बनाओ, तल्ख तजुर्बात के जहर पीती रहो मगर आंख में आंसू ना आने दो। वो रोते हुए बोली, इस तस्वुर से ही दिल कांप जाता है कि मेरी नासरा भाभी का जिस्म बेजान हो जाएगा, मेरे भाईजान टूट कर रह जाएंगे। पोरस ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं टूटा हुआ नजर आ रहा हूँ? क्या मेरी आंख में एक भी आंसू है? तुम्हारे लिए यह सही फैसला किया गया है कि आइंदा तुम बाबा साहब के दायरे में रहकर तरबियत हासिल करोगी, एक आध साल में वहाँ फौलाद बन जाओगी। पारस ने कहा, तुम इसके फौलाद बनने की और 1-1.5 साल की बात क्या कर रहे हो? पहले जो नासरा का मसला है उसके लिए कोई तदबीर सोचो। वो संजीदा होकर अपने अपने तौर पर सोचने लगे। पारस ने कहा, एक तदबीर है, ये मालूम किया जा सकता है कि नीलमा तुम्हारी नासरा को कहाँ ले गई है। पोरस ने उसके शाने पर हाथ रखकर पूछा, क्या तदबीर है? पारस ने अपने शाने से उसके हाथ को झटक कर कहा, क्या मैं तुझे बताऊंगा, बदमाश लफंगा, मेरी औरत को मेरे खिलाफ बेकाता है और मुझसे दोस्ती और हमदर्दी की तवक्को रखता है। पोरस ने कहा, अबे अकड़ क्या दिखाता है? जो दिमाग तेरे पास है वो मेरे पास भी है, जैसा तू सोचता है वैसे ही मैं सोचता हूँ। इंतजार कर, मैं अभी तदबीर सोचकर बताता हूँ। सानी ने सना को अपनी तरफ खींचकर कहा, क्यों 2 शैतानों के चक्कर में पड़ रही हो? पहले पोरस ने मेरे साहब की टांग खींची थी, अब ये साहब उसकी टांग खींच रहे हैं। सानी, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, ऐसी तदबीर दिमाग में आई है कि हम 4-6 दिनों में नासरा तक पहुंच जाएंगे। पोरस ने कहा, मेरी तरफ देखकर बोल रहा है, मक्कार, बातों में उलझा रहा है ताकि मैं तेरी तरह तदबीर ना सोच सकूं। सानी ने कहा, ये तो है पारस, पोरस ठीक कह रहा है, तुम पक्के शैतान हो, हम सबको उलझा रहे हो, खास तौर पर यह चाहते हो कि पोरस को अपनी जहानत से सोचने का मौका न मिले। सना, तुम जरा दूर जाओ, पोरस तो मेरा साथ दो, मैं इसकी बीवी नहीं एक फाइटर हूँ, हम दोनों मिलकर इसकी पिटाई करेंगे तो यह शैतान इंसान बनेगा। सानी और पोरस पैंतरे बदलकर उस पर हमले के लिए तैयार हो गए। देखो पोरस, हाथापाई की बात नहीं है, तुम दोनों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जब जहानत काम नहीं आ रही है तो मारपीट पर उतर आए हो। अबे शैतान, तू हमें सोचने का मौका देगा तो हम अपनी जहानत से तुझे मात देंगे। सानी ने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुमने तदबीर नहीं बताई या हमें जहानत से काम लेने का मौका ना दिया तो मैं सचमुच हमला करूंगी और पोरस भी मेरा साथ देगा। पारस ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, अभी बताता हूँ, लेकिन पहले तुम वादा करो। पोरस ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया तो तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगी। जाओ, तुम्हें मुआफ किया, मैं नाराज नहीं रहूंगी। खुदा का शुक्र है कुड़ी मान गई। मैं अभी तदबीर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मैं किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखता, फौरन उतार देता हूँ। पोरस ने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया, मैंने उसकी महबूबा को 40 दिनों के लिए दूर कर दिया, जबकि जनाब तबरेज़ी ने सिर्फ 3 दिनों के लिए गोशा निशीनी इख्तियार किया। पोरस ने इत्मीनान की गहरी सांस लेकर कहा, मेरे बाप, तूने मेरी जान निकाल दी थी। बाप कहने से खुश ना होना, मजबूरन गधे को भी बाप कहना पड़ता है। सब हंसने लगे। सानी ने पूछा, तदबीर क्या है? वो बोला, ये हम जानते हैं कि जनाब तबरेज़ी रूहानियत के जरिए अल्लाह ताला की रज़ा से जो कुछ मालूम होता है वही बताती हैं, वरना मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जान सकता। हो सकता है वो नासरा के बारे में खामोशी इख्तियार कर लें, हो सकता है लबकुशाई करें, लिहाजा हमें अपने तौर पर भी नासरा तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। सानी ने कहा, पोरस, ये दुरुस्त है, तुम्हारी मुराद पूरी हो या ना हो, वो तुम्हारे अंदर इतना हौसला पैदा कर देंगे कि तुम मुकद्दर के फैसले को जवां मर्दी से बर्दाश्त कर लोगे। अब उनसे चौथे दिन मुलाकात होगी, तब तक हम अपने तौर पर कुछ करेंगे। पारस ने कहा, तदबीर यह है कि तुम और सना बेक वक्त नासरा के दिमाग में जाओ, वो यकीनन सांस रोककर तुम दोनों के दिमाग से बाहर कर देगी, लेकिन यह टेलीपैथी का हर्ब है कि पराई सोच की लहरों को दिमाग से फौरन ही नहीं निकाला जा सकता। पहले सोच की लहरें महसूस होती हैं, उन्हें महसूस करने और निकालने में कम से कम 2 सेकंड जरूर लगते हैं। वो सब पारस की बातों को तवज्जो से सुन रहे थे। वो बोला, नीलमा बहुत चालाक है, वो पराई सोच से ये नहीं पूछेगी कि वो कौन है। अगर पूछने की हमाकत करे तो नासरा के दिमाग में और चंद सेकंड रहने का मौका मिल जाएगा। पोरस ने कहा, वो मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों से बहुत खौफजदा है, कोई बात नहीं करेगी, फौरन सांस रोक लेगी। कोई बात नहीं, हम सिर्फ 2 सेकंड का हिसाब रखते हैं। इतनी सी देर में सानी सिर्फ ये मालूम करे कि वो कहाँ है, उसके आसपास याद रखने वाली कोई खास बात है, मसलन वो मकान में है, आबादी में या वीराने में है। भला 2 सेकंड में क्या मालूम हो सकेगा? हम में से कोई मायूसी की बात ना करे, जो कह रहा हूँ वो करो। दूसरी तदबीर यह है कि इबादत करनी हो, तपस्या करनी हो या फिर किसी तरह का जंतर मंतर पढ़ना हो तो इन अमाल के लिए तसलसल कायम रखना पड़ता है। ये तसलसल तन्हाई में या वीराने में कायम रखा जा सकता है। सानी और सना, तुम दोनों किसी वीराने को जहन में रख कर जाओ। वो दोनों ख्याल ख्वानी करना चाहती थी। पारस ने कहा, 1 मिनट ठहरो और ये बात जहन में रखो कि पहली तदबीर नाकाम हो तो हर 15-20 मिनट के बाद बारी बारी उसके दिमाग में जाती रहो। वो सांस रोकेगी तो उसके शैतानी अमल का तसलसल टूटता रहेगा और वो आत्मा शक्ति के आखिरी मरहले तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। सानी ने बड़ी मोहब्बत से पारस को देखा, फिर सना से कहा, कम ऑन सना। दोनों ने बेक वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। एक साथ नासरा के दिमाग में पहुंची। एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, देवी माँ। उसी लम्हे में दोनों दिमाग से बाहर आ गईं। उसने सांस रोक ली। सानी ने सना से कहा, मेरे दिमाग में आओ। सना उसके दिमाग में पहुंची तो सानी एक मर्द के दिमाग में पहुंची हुई थी। नासरा अपने सामने बैठे हुए शख्स से बोली, मैं तपस्या में गुम थी, कोई मेरी तपस्या भंग करना चाहता है, मैं उसे भगा रही थी, तुमने ऐसे वक्त कुछ कहा तो नहीं था। वो कहना चाहता था कि उसने देवी माँ कहकर उसे मुखातिब किया था, लेकिन सानी उसके दिमाग पर हावी हो गई। वो सानी की मर्जी के मुताबिक बोला, मैं आपको आवाज़ देने वाला था, उससे पहले आपने आंखें खोल ली।
तपस्या की गहराई यह है कि उसमें गुम हो जाने वाले को दुनियावी आवाज़ें सुनाई नहीं देती, लेकिन दिमाग में किसी की आमद से तपस्या भंग हो जाती है। नीलिमा ने कहा, तुम थोड़ी देर यहीं खामोश बैठे रहो। सानी समझ गई कि वो इस शख्स के चोर ख्यालात पढ़ रही है। उससे पहले ही सानी चोर ख्यालात के खाने में पहुंच गई। अब जो वो कह रही थी उस शख्स के ख्यालात भी वही कह रहे थे। नीलिमा ने कहा, ठीक है, खाना यहाँ रख दो और जाओ। वो दोनों हाथ जोड़ के सर झुकाते हुए उल्टे कदमों जाने लगा। सानी उसके अंदर मौजूद थी और महसूस कर रही थी कि उस शख्स को रुखसत करने के बावजूद नीलिमा मौजूद है और मुख्तलिफ अंदाज से सवालात कर रही है, और वह शख्स सानी की मर्जी के मुताबिक जवाब दे रहा है। वो समझ रही थी कि नीलिमा आसानी से मुतमईन नहीं होगी। सना को अचानक छींकें आने लगी। वह फ़ौरन ही दिमागी तौर पर पारस और पोरस के सामने हाजिर होकर छींकने लगी। फिर पारस से बोली, भाईजान, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी तदबीर ऐसी कामयाब हो रही है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। पारस ने पूछा, क्या सानी नासरा के दिमाग में अभी तक है? नहीं, वह चुड़ैल नीलिमा कभी हमारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने तो सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन लम्हात में कोई शख्स उसे देवीमा कह रहा था। बस उसी वक्त सानी मुझे अपने दिमाग में बुलाकर उस शख्स के दिमाग में पहुंच गई। नीलिमा को शुबह हो रहा है कि उस शख्स ने उसे मुखातिब किया था, तो हम उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंचे हुए हैं। उस शख्स का नाम जगत नारायण है। सानी उसके दिमाग के चोर ख्यालात पर कब्जा जमाए हुए है। नीलिमा तपस्या में गुम थी। हमारी आमद से वो चौंक पड़ी थी, इसलिए मालूम न कर सकी कि जगत नारायण ने उसे देवी माँ कहकर मुखातिब किया था। पोरस ने पूछा, यह जगत नारायण कौन है? इस इलाके में उसकी बहुत बड़ी परचून की दुकान है। दुकान और गांव की आबादी से 3 किलोमीटर दूर नीलिमा एक खंडर में तपस्या भी करती है और जादू ढूंढने के लिए काली माई की पूजा करती है। उस खंडर में सिर्फ जगत नारायण 24 घंटे में एक बार उसके लिए खाना लाते हैं। वहाँ सैकड़ों किलोमीटर के रकबे का मालिक जागीरदार धनी राम पंचधारी है। नीलिमा टेलीपैथी के जरिए उस जालिम जागीरदार को खौफजदा करके अपने सेवक जगत नारायण को खूब माली फायदा पहुंचा रही है। पोरस ने पूछा, वो इलाका भारत में कहाँ है? मैं अचानक छींकने के लिए वापस आ गई थी, अभी जाकर मालूम करती हूँ। वो जगत नारायण के दिमाग में पहुंची। उसके अंदर नीलिमा कह रही थी, मुझे यकीन है तुमने मुझे मुखातिब किया था। वो अपने गाँव की तरफ जाते हुए कह रहा था, देवी माँ, आपकी कृपा से मैं लखपति बन गया हूँ। भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं रोज़ शाम को रोटियाँ, चावल, साग, सब्जी लाकर आपको मुखातिब करता था। आज भी मुखातिब करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने आंखें खोल दी। वो मुसलसल झूठ बोलकर अपनी ही बात पर कायम था। इस तरह सना ने समझ लिया कि सानी ने अब तक उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है और उसे सच उगलने का मौका नहीं दे रही है। सना वापस आकर पोरस और पारस से बोली, भारत के इंतहाई जनूब मगरिब में वाक़ बंदर का कालीकट से 5 किलोमीटर दूर वो गांव पंचधारी नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन नीलिमा ने अब तक जगत नारायण का पीछा नहीं छोड़ा है। उससे बराबर पूछती जा रही है कि उसने हमारी आमद के वक्त उसे मुखातिब किया था या नहीं। सानी उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है, इसलिए वो मुसलसल यही जवाब दे रहा है कि उसने उसे मुखातिब नहीं किया था। पोरस ने कहा, नीलिमा शुबे की बिना पर नासरा को वहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाएगी। तुम अंकल पाशा को फ़ौरन बुलाओ। पारस दूसरे कमरे में जाकर सलमान को बुला लाया। उधर जलाल पाशा आ गया। उन्होंने उन दोनों को नासरा के हालात बताए। फिर पारस ने कहा, बेहतर है आप थोड़ी देर के लिए सना के साथ जगत नारायण के दिमाग में रहकर ज़रूरी मालूमात हासिल करके आएँ। वो दोनों सना के दिमाग में रहकर चले गए। पोरस ने कहा, पारस, वो चुड़ैल मुतमईन नहीं होगी। मैं यकीन से कहता हूँ वो नासरा को लेकर किसी दूसरी जगह चली जाएगी। उससे पहले ही हमें उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहिए। बेशक हम अभी से उसके पैरों में जंजीरें डालेंगे। एक ज़रा सब्र करो, हमारे बुजुर्गों को आने दो। 15 मिनट बाद सलमान और जलाल पाशा दिमागी तौर पर हाजिर हो गए। सलमान ने कहा, सानी मुसलसल जगत नारायण के दिमाग में है, लेकिन वो कब तक रहेगी? नीलिमा किसी दूसरे मौके पर जगत नारायण से सच उगलवा लेगी। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले नासरा को किसी दूसरी जगह ले जाएगी। जलाल पाशा ने कहा, अब हम वहाँ के जागीरदार धनी राम पंचधारी को अपना आलेकार बनाकर नीलिमा को उसी खंडर में कैदी बनाकर रखेंगे। पारस ने सलमान से कहा, अंकल, कोई कदम उठाने से पहले सानी से मालूम किया जाए कि वो अब तक वहाँ रहकर हालात को किस तरह समझ रही है। आप जगत नारायण के दिमाग में जाकर सानी को यहाँ भेज दें। थोड़ी देर बाद सानी दिमागी तौर पर हमारे दरमियान हाजिर हो गई। उसने कहा, नीलिमा बहुत ज़िद्दी और चालाक है। बार बार जगत नारायण के दिमाग में जाकर पूछती रही और मैं जगत नारायण को यही कहने पर मजबूर करती रही कि उसने देवी माँ कहकर उसे मुखातिब नहीं किया था। लेकिन नीलिमा शुबे में मुब्तला है कि उसने शायद जगत नारायण की आवाज़ सुनी थी। एक बार उसने गुस्से में आकर जगत नारायण के दिमाग में जलजला पैदा किया। मैं जलजले से उसके दिमाग को महफूज रख सकती थी, लेकिन उसका शुबा यकीन में बदल जाता। मैंने उसे यकीन नहीं करने दिया। जगत नारायण जलजले की तकलीफ से अपने घर के आंगन में गिरकर तड़पने लगा। ऐसे वक्त चोर ख्यालात अपने काबू में नहीं रहते, तकलीफ की शिद्दत से निकलते चले जाते हैं। मगर वो चोर ख्यालात से जो पूछती गई, वो तकलीफ के बावजूद मेरी मर्जी के मुताबिक इनकार करता रहा कि उसने देवी माँ कहकर उसे मुखातिब नहीं किया था। वो आंगन में चीख मार कर गिर पड़ा था और तड़प रहा था। उसके बीवी बच्चे दौड़ते हुए संभालने आ गए थे। उसकी बीवी अपने पति की हालत देखकर रोने लगी थी। उसके नौजवान लड़के ने कहा, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। उसी वक्त डैडी मेरे पास आए। मैं उन्हें जगत नारायण के दिमाग में छोड़ आई थी।
सना तुम मेरे दिमाग में आओ। ऐसी अफरा तफरी में शायद नीलिमा ने जगत नारायण के बेटे पर ध्यान नहीं दिया होगा। वो वैद्य जी को बुलाने का कहता हुआ गया था। अब सना उस लड़के के अंदर रहेगी। सानी ने सना को उस लड़के के अंदर पहुंचा दिया। वो लड़का इतनी देर में वैद्य को बुला कर ले आया। वो जगत नारायण की नब्ज देखकर कह रहा था, परेशानी की बात नहीं है, शायद इनको दिमागी सदमा पहुंचा है। मेरी 2-3 पूड़ियाँ खाकर ठीक हो जाएंगे। मोहल्ले पड़ोस वाले भी आ गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो रोज शाम को खंडर की तरफ जाते हैं। उस पर कोई भूत या चुड़ैल सवार है। किसी ने कहा अंधेरा हो चुका है, इन्हें लाठियां और लालटेनें लेकर उधर जाना चाहिए। अगर कोई भूत या चुड़ैल है तो वो अपने मंत्र से काबू में कर लेगा। सना ने एक नौजवान के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे खंडर की तरफ चुपके से दौड़ाया। वो समझ गई थी कि गांव वाले खंडर की तरफ आएंगे। वो तमाम लोगों के दिमागों में बैक वक्त तन्हा जाकर उन्हें सजा नहीं दे सकेगी और ना मरूब कर सकेगी। लिहाजा वो खंडर छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाएगी। उधर वो जवान लाल बहादुर दौड़ता हुआ गया। उधर नीलिमा ने गांव वालों को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए उस शख्स के दिमाग में जलजला पैदा किया जो मंत्रों के जरिए उसे काबू में करने का दावा कर रहा था। वो बेचारा भी चीखें मारकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी हालत देखकर सभी सहम गई। किसी में फिर इतनी जुर्रत न हुई कि वो खंडर की तरफ जाने की बात करता। सानी ने सना के पास आकर देखा। वो एक देहाती जवान लाल बहादुर को दौड़ाती हुई खंडर के करीब ले आई थी। नीलिमा वहां से नासरा को दूसरी जगह ले जाने के लिए अपने कपड़े, लोटे और खाने का सामान उठाकर उसकी गठरियां बनाकर जा रही थी। सानी ने कहा, सना, इस लाल बहादुर को मुंह से आवाज़ ना निकालने देना। इसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाए रखो और बड़ी एहतियात से चुप कर इसके जरिए नीलिमा का पीछा करती रहो। मैं अभी आती हूँ। वो सलमान के पास आकर बोली, डैडी, जगत नारायण के दिमाग से चलें। नीलिमा भाग रही है और सना एक जवान लाल बहादुर के दिमाग में रहकर उसका पीछा कर रही है। सानी ने अपने बाप सलमान को लाल बहादुर के दिमाग में पहुंचा दिया। फिर पारस और पोरस के पास आकर वहां के हालात बताने लगी। तमाम बातें सुनकर पोरस ने कहा, वो चुड़ैल मेरी नासरा को ना जाने कहाँ कहाँ भटकाएगी। उसे सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। पारस ने कहा, वहां जिस्मानी तौर पर सिर्फ एक गंवार देहाती लाल बहादुर नीलिमा का ताकुब कर रहे। नीलिमा किसी वक्त भी उल्लू बनाकर कहीं गुम हो सकती है। सानी, तुम जाओ। लाल बहादुर के अलावा भी किसी तालीम याफ्ता जवान को आलाकार बनाकर उसे नीलिमा के पीछे लगाओ। मैं और पारस इंडिया जाने वाली पहली फ्लाइट से कालीकट की बंदरगाह जाएंगे। इस दौरान में तुम नीलिमा की निशानदेही करती रहो। सना को भी बाबा साहब के दायरे में छोड़ दो। डैडी से ही दायरे में पहुंचा देंगे। अंकल जलाल पाशा दिमागी तौर पर तुम दोनों के साथ रहेंगे। मैं नीलिमा का ताकुब करती रहूंगी। सानी ने लाल बहादुर के दिमाग में पहुंचकर सना और सलमान को जाने के लिए कहा। वो दोनों चले गए। रात की तारीकी में नीलिमा एक जंगल से गुजर रही थी और बार बार रुककर चारों तरफ अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। उससे शुबा था कि उसका ताकुब किया जा रहा है। दरख्तों के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। उन पर पांव रखते हुए आगे जाना जरूरी था। वो पत्ते कदमों तले आकर चिरचिराहट की आवाजें पैदा करते थे। जब नीलिमा रुकती तो सानी लाल बहादुर को भी रोक देती। इसके बावजूद वो जानती थी कि चलते वक्त सिर्फ उसके कदमों के नीचे नहीं बल्कि आगे पीछे आसपास भी ऐसी आवाजें आती हैं। फिर उसके रुकते ही दूसरी तरफ की आवाजें भी रुक जाती हैं। ऐसे तारीक जंगल में नीलिमा को दबोच लेना आसान था। लाल बहादुर तगड़ा जवान था। नीलिमा उसकी मर्दाना कुव्वत के आगे बेबस हो जाती। लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए तो लाल बहादुर के जरिए नासरा को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचता। और जब नीलिमा देखती कि नासरा जिस्मानी तौर पर जकड़ी गई है और जकड़ने वाले मुसलमानों से मुकद्दस आयात के जरिए जेर करेंगे तो वो अपनी शैतानी फितरत के बाइस नासरा के जिस्म से निकलकर उसे मुर्दा बना देती। वो पहले भी धमकी दे चुकी थी कि नासरा के जिस्म को जबरन उससे छीना गया तो उसका आखिरी रास्ता यही होगा कि उसकी आत्मा नासरा को मुर्दा बनाकर कहीं भटकती रहना मंजूर करेगी, लेकिन मुकद्दस आयात पढ़ने वालों के काबू में नहीं आएगी। उसे काबू में करने के लिए बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत थी। पारस और पोरस वहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद रहते तो कोई मकारी दिखा सकते थे। अभी वो लंदन में थे। दूसरे दिन से पहले इंडिया जाने वाली कोई फ्लाइट नहीं थी। पोरस ने कहा, पारस, फर्ज करो मैं नीलिमा की बात मान लूँ और नासरा को हासिल कर लूँ तो तुम मुझे किस तरह नीलिमा से निजात दिलाकर नासरा को हमेशा मेरे पास रहने दोगे? पारस ने कहा, मैं अभी ऐसी एक उल्टी चाल सोच रहा था कि नीलिमा को खुश करने के लिए तुम्हें पहले उसके ज़ेरे असर पहुंचाना चाहिए। इसकी पहली कोशिश यही होगी कि वह तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपना ताबेदार बनाए। इस दौरान में सानी और अंकल पाशा वगैरह तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहेंगे। उसे पता नहीं चलेगा कि उसका अमल नाकाम हो रहा है और तुम उसके मामूल और ताबे होने की एक्टिंग कामयाबी से करते रहोगे। वो तुम्हारी असल चोर ख्यालात पढ़ने में नाकाम रहेगी। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी एक्टिंग को कामयाब बनाते रहेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे किसी तरह का शुबा ना हो और वह नासरा का जिस्म छोड़कर ना जाए। यार, हम दो मक्कार मिले हैं तो फिर नीलिमा हमारे दरमियान एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। सना ने कहा, मैं नीलिमा से फिर एक बार राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। वो बात करने पर आमादा हो गई तो उसे कहूँगी कि मेरी भाईजान नासरा भाभी के बगैर नहीं रह सकेंगे। भाईजान ने पारस और सानी से झगड़ा कर लिया है। उनसे अलहदा होकर उसके पास आकर नासरा भाभी के साथ रहना चाहती हैं।
इसमें शुबा नहीं था कि पारस और पोरस नामुमकिन को मुमकिन बना देते, लेकिन कुदरत कुछ और चाहे तो जहानत और मक्कारी काम नहीं आती। सना सानी के पास पहुंचकर उसे यह तदबीर बताना चाहती थी, लेकिन वहां अचानक हालात बदल गए थे। जंगल के दरमियान से गुजरने वाले एक रास्ते पर एक बड़ी सी वैन आ रही थी। नासरा ने नीलमा की मर्जी के मुताबिक उसे रुकने का इशारा किया। भला एक हसीन और जवान औरत को देखकर कौन गाड़ी ना रुकता। उसके रुकते ही नासरा उसमें बैठी, फिर वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। सानी लाल बहादुर को दौड़ाती हुई उस सड़क तक आई तो वो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। सना ने आकर यह सब कुछ देखते हुए कहा, अभी मेरे दोनों भाइयों ने नीलमा को काबू में करने की बहुत अच्छी तदबीर सोची थी, मगर वो तो अब ना जाने कहाँ जा रही होगी। क्या हम उसके दिमाग में चलें? सानी ने कहा, हम किसी वक्त भी उसके दिमाग में जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सुनहरी मौका पहले हाथ आया था वो मौका फिर मिल सके। वो देखो, एक गाड़ी की हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं। सानी ने लाल बहादुर को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो दोनों हाथ उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा करने लगा। वो पुलिस फोर्स की एक बड़ी सी गाड़ी थी। उसके करीब आकर रुक गई। लाल बहादुर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे गांव में एक बलाई थी, वो भी अगली गाड़ी में बैठकर भाग रही है। हजूर माई बाप, हमको उधर ले चलो। एक इंस्पेक्टर ने कहा, ताज्जुब है, हम भी उस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, चलो पीछे बैठ जाओ। लाल बहादुर पीछे मुसल्ला सिपाहियों के कदमों में आकर बैठ गया। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जाने लगी। उसकी रफ्तार से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अगली गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद हेडलाइट्स की रोशनी में दूर एक औरत सड़क पर पड़ी हुई नजर आई। ड्राइवर ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोक दी। सानी और सना ने लाल बहादुर के जरिए देखा, सड़क पर नासरा का मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था। अगली गाड़ी वाले उसकी लाश फेंक कर चले गए थे। लाल बहादुर ने पहले किसी खंडर में रहने वाली नासरा को नहीं देखा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या ये वही बला है? हम नहीं जानते माई बाप, वो हमको दौड़ाते हुए अपने पीछे ला रही थी, हमने उसकी सूरतियाँ नहीं देखी थी। एक पुलिस अफसर ने कहा, लाश को जल्दी से गाड़ी में रखो, उस काले जादू करने वाले गुरु घंटाल को हम बचकर जाने नहीं देंगे। सानी और सना उस अफसर की बात पर चौंक गई। फिर दिमागी तौर पर पारस, पोरस और सलमान के पास आकर बताया। सानी अपनी जगह से उठकर पोरस के पास बैठ गई। उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, हौसला तो करना ही पड़ेगा, नासरा को भूल जाओ, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, हम सबको छोड़ गई है। पोरस ने सर झुकाकर आंखें बंद कर लीं। उस कमरे में सबको चुप लग गई थी। कमरे का माहौल सोगवार हो गया था। थोड़ी देर बाद पोरस ने कहा, मैं उसके लिए कुछ ना कर सका, क्या उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकूंगा? सानी ने कहा, मैं अभी मालूम करती हूँ कि उसे शहर के किस अस्पताल के मुर्दा खाने में रखा जाएगा, फिर हम वहाँ चलेंगे। सानी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उस पुलिस अफसर के दिमाग में पहुंची तो उसके ख्यालात पढ़कर हैरान रह गई। नासरा की लाश को गाड़ी के पिछले हिस्से के फर्श पर रखा गया था। यकतरफा सीटों पर मुसल्ला सिपाही बैठे हुए थे। अचानक उन्हें बदबू का एहसास हुआ। उन्होंने गाड़ी की अंदरूनी लाइट जलाकर देखा तो उस लाश की खाल और गोश्त गल रहा था। लेसदार पानी बहता जा रहा था। सबने अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांध लिया। आगे बैठे हुए अफसरान ने भी बू महसूस की। उन्हें बताया गया कि लाश गल रही है, लेसदार पानी बह रहा है, मगर खून की सुर्खी नजर नहीं आ रही है। वो कालीकट के अस्पताल पहुंचे तो कुछ लेसदार पानी रह गया था, बाकी गाड़ी से नीचे गिरता गया था। अब वहां लाश की जगह हड्डियों का ढांचा रह गया था। अस्पताल का अमला भी मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर उस ढांचे को एक कमरे में ले गया। वहां हड्डियों का एक स्पेशलिस्ट था। उसने ढांचे का मुआयना किया। फिर पुलिस अफसरान को हैरानी से देखकर कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं भारत के दूसरे बोन स्पेशलिस्ट को भी बुलाऊंगा, मगर मेरा तजुर्बा कह रहा है कि ये जिस औरत का ढांचा है वो 2 बरस पहले मर चुकी थी। ये बात समझ से बाहर है कि ये 2 बरस तक गोश्त और पोस्त के जिस्म में कैसे रही। सानी ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर पूछा, पोरस तुम्हें नासरा कब मिली थी? यानी उससे पहली मुलाकात से अब तक कितना अरसा गुजर चुका है? यही कोई 2 या पौने 2 बरस। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? सॉरी पोरस, अब दिल पर पत्थर रख लो, उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकोगे। वो अपनी मौत के बाद हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? ये कालीकट अस्पताल का एक बोन स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि वो 2 बरस पहले वफात पा चुकी थी। भारत के दूसरे बोन स्पेशलिस्ट भी उस ढांचे का मुआयना करने वाले हैं, मगर हम हकीकत जानते हैं। नासरा की मौत 2 बरस पहले वाक़ई हो चुकी थी। उसके जिस्म को नीलमा की आत्मा ने संभाला हुआ था। चूंकि रूह अंदर थी इसलिए जिस्म गलने से महफूज रहा था। पारस ने एक सरदा भरकर पोरस से कहा, मेरे दोस्त, हम कुदरती हालात को भूल गए थे कि इंसान मरने के बाद गोश्त पोस्त से महरूम हो जाता है। तकदीर तुम्हें गोश्त पोस्त का एक खिलौना देकर 2 बरस से बहला रही थी। नासरा की मौत पर सना की आंखों में आंसू आ रहे थे और वह सबसे छुपकर आंसू पहुंच रही थी। फिर उसने कहा, लानत हो नीलमा पर, अल्लाह करे वो भी फना हो गई हो। उसकी बात पर सभी चौंक गए। जब वो नासरा के जिस्म के साथ कामयाबी से फरार हो चुकी थी तो फिर उसने नासरा का जिस्म कैसे छोड़ दिया था, जबकि उसने आत्मा शक्ति पूरी तरह हासिल नहीं की थी, और ना ही वो नासरा को खुद किसी शक्ति के बगैर छोड़ सकती थी, और ना अपनी आत्मा को भटकाना चाहती थी।
क्या उसे कोई ऐसा जरिया हासिल हो गया था कि उसकी आत्मा जिस्म बदलने में कामयाब हो गई? और इस तरह नीलिमा क्या अभी जिंदा है? सलमान, सानी और सना ने बेक वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। नीलिमा तक पहुंचना चाहा मगर नाकाम होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। नीलिमा का सुराग नहीं मिला। सानी ने कहा वो दुनिया में मौजूद है जब तक नासरा के जिस्म में रही। नासरा की आवाज़ और लबो लहजे में बोलती रही। अब वो जिस औरत के जिस्म में भी गई होगी तो उसी औरत के लबो लहजे में बोलेगी, और हम उस नए लबो लहजे को नहीं जानते हैं, इसलिए नीलिमा तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। वो सब अपने अपने तौर पर सोचने लगे कि पूरी तरह आत्मशक्ति हासिल ना करने के बावजूद नीलिमा ने जिस्म कैसे तब्दील किया। मैंने बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से कह दिया कि अमरीकी काबरीन 2 घंटे के अंदर उन तमाम मुसलमान मुजाहिदीन को रिहा करने वाले हैं जिन्हें खुफिया कैद खानों में रखा गया था। इसराइल में भी एक अंडरग्राउंड कैद खाने में ऐसे मुजाहिदीन को रखा गया था जो अमेरिका और यूरोप वालों के लिए बहुत खतरनाक थे। ऐसे फौलादी दिमागों के हामिल थे कि उन पर तनवीमी अमल आर्जी तौर पर असर करता, फिर वो 2-4 घंटों में नॉर्मल होकर तनवीमी अमल से निजात हासिल कर सकते थे। उनमें से 3 मुजाहिदीन से मगरबी ममालिक बहुत खौफजदा थे। एक मुजाहिद का नाम कासिम बिन हशाम, दूसरे का नाम मरहबा तौसीफ और तीसरे का नाम फरहाद गिलानी था, यानी वो मेरा हमनाम था और उसका ताल्लुक ईरान से था। बाबा साहब के इदारे में तमाम कैदी मुजाहिदीन की फहरिस्त और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद था। उनमें से मरहबा तौसीफ का ताल्लुक सऊदी अरब के शहर जद्दा से था। वो निहायत ज़हीन और सियासी चालों को समझने वाला था और बड़ी ज़बरदस्त चालें चलकर अंडरग्राउंड कैद खाने से फरार हो गया था। अब एक इस्लामी मुल्क में पनाह लिए हुए था। अमरीकी हर हाल में उसे गिरफ्तार करने और मार डालने पर तुले हुए थे। उन मुजाहिदीन की रिहाई के वक्त सानी, सना, जलाल पाशा और सलमान को बुलाया गया। मैं भी मौजूद रहा। हम सब एक बहुत बड़े टीवी स्क्रीन पर उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी तस्दीक करते रहे। उन सबको उनके मुल्कों तक पहुंचाने के लिए खुसूसी तैयारों के इंतजामात किए गए थे। हम सब ने एक एक करके एक नुक्ते को अहमियत देकर इत्मीनान हासिल किया कि तमाम मतलूबा मुजाहिदीन को रिहा कर दिया गया है। वैसे इतनी एहतियात के बावजूद हम कहीं कहीं धोखा खा गए जब टॉर्चर सेलों में यह देखा गया कि कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी फौलादी दिमाग के हामिल हैं और उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकेगा, तो उन दोनों को बड़ी राजदारी से मौत के घाट उतार दिया गया था और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उनकी डमी तैयार की गई थी। उनकी आवाज़ और लबो लहजे की कामयाब नकल कराई गई थी और उनके माजी के बारे में बहुत कुछ बताकर दूसरे कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी तैयार किए गए थे। हम टेलीपैथी जानने वाले भी धोखा खा गए। उन पर तनमीमी अमल किया गया था, लिहाजा उनके चोर ख्यालात भी यही साबित करते रहे कि वही हमारी मतलूबा कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी है और चंद ऐसे मुजाहिदीन थे जिनके ब्रेन वॉश कर दिए गए थे। तनमीमी अमल के बायस बज़ाहिर मुसलमान जानिसार थे, लेकिन दरे पर्दा अमरीकी एजेंट बन चुके थे। सिर्फ एक मरहबा तौसीफ असली था जिसे अमरीकी मार डालने के लिए पागल हो रहे थे। इसके लिए हमने अमरीकी अकाबरीन से कह दिया था कि वो मरहबा को हलाक करने के लिए जितने खुफिया हथकंडे इस्तेमाल करेंगे उनके जवाब में हमारी तरफ से भी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। एक तरह से देखा जाए तो हम उन तमाम मुजाहिदीन को रिहाई दिलाकर किसी हद तक अमरीकी फ्रेम में आ चुके थे। मुजाहिदीन के दरमियान छुपे हुए अमरीकी एजेंट्स को पहचानना मुमकिन नहीं था, ख़ास तौर पर कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी जैसे ज़बरदस्त अमरीकी एजेंट थे जिनकी रिहाई के बाद उनके ममालिक के अकाबरीन और अवाम उन्हें फूलों के हार पहनाने वाले थे। कोई उन्हें नक्काल और जाली मुजाहिदीन तस्लीम करने को तैयार न होता। सानी, पारस, पोरस, सना, जलाल पाशा और सलमान पेरिस आ गए थे। अली ने बड़ी गर्मजोशी से पोरस को गले लगाकर इस्तकबाल किया, फिर कहा, तुम्हारे साथ जो ट्रेजेडी हुई उसका मुझे बहुत अफसोस है। वैसे नीलिमा अगर जिंदा है तो हम उसे सुकून से रहने नहीं देंगे। फहमी ने कहा, पोरस तुम पारस की कार्बन कॉपी हो। बदतरीन हालात से निमटने या कोई सदमा उठाने के बाद जल्द ही दूसरे मामलात में मसरूफ़ होकर गुजरी हुई बातों को भूल जाते हो। एम आई राइट? पोरस ने मुस्कुराकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने बारे में इतना नहीं जानता जितना तुम सब मेरे बारे में जानते हो। वो सब कह के लगाने लगे। शैडो भी उनके साथ था। अली ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, हमारी टीम में शैडो जैसे ज़हीन साथी का इजाफा हुआ है। क्यों शैडो? हमने सुना है कि तुम ज़बरदस्त प्लान मेकर हो। मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूँ? ये मेरी खुशकिस्मती है कि 1 घंटा पहले मैडम सोनिया और फरहाद साहब ने मुझसे मुजाहिदीन की रिहाई के सिलसिले में मेरी राय तलब की थी। मैंने शुबा जाहिर किया है कि उन मुजाहिदीन में आटे में नमक के बराबर ही सही अमरीकी एजेंट ज़रूर होंगे। अली ने कहा, फिर तो तुम्हें ऐसे खुफिया एजेंटों को ढूंढ निकालना चाहिए। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। शैडो ने कहा, मैंने आपके पापा से कहा है कि सबसे पहले ऐसे 2 अहम मुजाहिदीन पर तवज्जो दी जाए जो अमरीकी दिमाग के फोड़े हैं। मेरा जहन नहीं मानता कि हमारे सामने जहरीला सांप आए और हम उसे मारे बगैर छोड़ दें। लिहाजा कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी अगर छोड़े गए हैं तो अब वो अमरीका के लिए जहरीले नहीं रहेंगे। उन दोनों पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। पापा तुमसे मुत्तफिक ज़रूर होंगे। ऐसे मुत्तफिक हुए हैं कि आपकी ममा सोनिया और पापा दोनों लीबिया गए हैं।
क्योंकि कासिम बिन हशाम लीबिया के शहर तराबुल्स का बाशिंदा है। बेशक शैडो गैर मामूली जहानत का हामिल था। उसकी बात मेरे और सोनिया के दिल को लगी थी कि अमेरिका की नज़रों में 3 जहरीले मुजाहिद थे। उनमें से मरहबा तौसीफ बहुत पहले ही फरार हो गया था। बाकी 2 में कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी थे, जिन्हें अमेरिका किसी हाल में छोड़ नहीं सकता था। हम टेलीपैथी और तनवीमी अमल की एक एक तकनीक को समझने के बावजूद धोखा खा सकते थे। हम उसमें से कासिम बिन हशाम की असलियत मालूम करने और अगर वो असली नहीं है तो उसे बेनकाब करने के लिए तराबुल्स पहुंच गए थे। उसे अमेरिका के एक खसूसी त्यारे से पहुंचाया गया था। वहां के हुक्काम को बताया गया था कि फरहाद अली तैमूर के मुतालबे के मुताबिक उसे रिहा किया जा रहा है। लीबिया के हुक्काम ने बाबा साहब के दायरे से तस्दीक की थी। फिर आम ऐलान किया था कि मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम रिहाई पाकर वतन वापस आ रहे। एयरपोर्ट से एक खुले मैदान तक अवाम का हजूम था। उस मैदान में एक ऊंचा शानदार स्टेज बनाया गया था। कासिम बिन हशाम को फूलों के हारों से लादकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्टेज पर लाया गया। वहां उसने वतन के लिए अपना खून निचोड़ने, अवाम के लिए जान की बाजी लगाने के अलावा इस्लामी हवालों से बड़ी ईमान अफरोज तकरीर की थी। अवाम का जोश और जुनून काबिल दीद था। एक नहीं कई इस्लामी ममालिक में कठपुतली बनकर रहने वाले सियासतदान ऐसी ही जोश दिलाने वाली तकरीरों के माहिर होते हैं। वो सुबह 10 बजे वहां पहुंचा और शाम तक अपने लिए जिंदाबाद के नारे लगवाता रहा। इस शहर में बड़ी चहल पहल रही। लोग उसकी रिहाई से बहुत खुश थे। इसी दौरान में मैं और सोनिया एक फ़्लाइट के जरिए तराबुल्स जा रहे थे। सफ़र के दौरान में सोनिया एक बार वॉशरूम में गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर मेरे पास बैठकर एक उंगली से अपने सर की तरफ इशारा किया। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, कोई ख़ास बात? हाँ, यहाँ से 2 कितार आगे एक शख्स बैठा हुआ है। मेरी नज़रें अचानक उससे मिलीं तो मैं नज़रें चुराती हुई आ गई। उसकी आंखें मकनातीसी हैं। फ़ौरन मेरे दिमाग में बात आई कि थॉर्न आइवन की आंखें भी ऐसी ही हैं। तुम तो बड़ी कुव्वत इरादी की मालिक हो। तुम्हारी बहुत सारी खूबियों में खूबी ये भी है कि पराई सोच की लहरों को महसूस करके अनजान बन जाती हो। उन लहरों को ख्यालात पढ़ने देती हो और उन ख्यालात को भटकाती रहती हो। फिर तुमने उसकी मकनातीसी आंखें देखकर नज़रें क्यों फेर लीं? भाई तुम मर्द हो, सच बोलूँगी तो हसद और रकाबत से जलने लगोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने उसे फांसने के लिए नज़रें फेर लीं। मर्द उधर जाता है जिधर औरत नहीं फंसती। तुमने नज़रें फेर कर यह तासुर दिया है कि उसकी मकनातीसी आंखों से मुतासिर हो गई हो, मगर नज़रें चुरा रही हो। हाँ, अब बुढ़ापा तो आ गया है, अब क्या रकाबत से जलोगे? क्या मैं बूढ़ा दिखाई देता हूँ? तुम्हारी तरह मैं भी बूढ़ी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये कभी नहीं भूलती कि हम दादा दादी बन चुकी हैं। मेरी जान, जवानी के एहसास को बाकी रहने दो, काम की बात करो। उसके साथ जवान औरत बैठी हुई है। क्या वो एल्पा हो सकती है? हमारे बच्चों ने बताया था कि थॉर्न एल्पा को लेकर जर्मनी या फ्रांस गया है और ये रूसी तैयार है। पेरिस से होकर तराबुल्स जा रहा है। फिर तो वो एल्पा और थॉर्न हो सकते हैं। शैडो थॉर्न और मिस्टर अन्ना उनके साथ मुजरिमाना जिंदगी गुजार चुका है, वो हमें गाइड कर सकता है। मैंने ख्याल खोने की परवाज़ की। फिर शैडो से पूछा, थॉर्न के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो एल्पा के साथ आज़ादी से रहने के लिए किन ममालिक में जा सकता है? वो ज़रा सोचकर बोला, अमरीका और इसराइल जिन ममालिक से दुश्मनी रखते हैं और जिनसे सफारती ताल्लुकात भी नहीं रखते, वहाँ जा सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हो। लीबिया में तो कोई अमरीकी और इसराइली एयरवेज कंपनियां भी नहीं हैं। हम लीबिया जाने वाले तैयार में एक मकनातीसी आंख वाले शख्स को देख रहे हैं। सर, उसके साथ अल्पा होगी, मगर दोनों चेहरे से पहचाने नहीं जाएंगे। उनकी ज़ाहिरी पहचान यह है कि अल्पा हमेशा अपने आमिल थॉर्न से सहमी रहती है और थॉर्न फ्लाइट में ज़रूर पी रहा होगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी बातें सोनिया को बताईं। उसी वक्त एक एयर होस्टेस शराब की ट्रॉली ले जा रही थी। थॉर्न ने उसे रोककर विस्की का डबल पैग लिया। सोनिया ने कहा, साबित हो गया वो पी रहा है, तुम उसकी खोपड़ी के 12 बजा सकते हो। मैंने उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। वो दोनों वाकई अल्पा और थॉर्न आइवन थे। वो इसलिए तराबुल्स जा रहे थे कि वहाँ अमरीकी और इसराइली सुराग रसानों से ज़्यादा खतरा नहीं था। वहाँ कई बार दुश्मन सुराग रसां पकड़े गए थे और उन्हें गोली मार दी गई थी। सोनिया ने कहा, पारस चाहता है कि अल्पा जिंदा रहे, मगर नगर नगर भटकती और जलीलो ख्वार होती फिरे। हाँ, उसने हमारे बेटे को कई बार फरेब दिया है। उसकी बेटी की माँ बनकर भी उसे छोड़कर चली गई। अब अपनी बेटी को भी भूल गई है। इंसान ऐसे भी होते हैं, जलीलो ख्वार होने के बावजूद ये समझ नहीं पाते कि अपनी करनी का फल पा रहे हैं। खुद को ये कहकर तसल्लियाँ देते हैं कि तकदीर में यही लिखा था। वो जलील औरत थॉर्न जैसे मुजरिम शराबी की दाश्ता बनी हुई है। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? यही कि धोखे से ही सही जो कुछ अरसा हमारी बहू रह चुकी है वो इस तरह दाश्ता बनी रहे। उसे थॉर्न से अलग कर दो। ठीक है, तराबुल्स पहुंचने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। और मेरी शागिर्द और मेरी बहू सानी कह रही थी कि इसराइली काबरीन को इस टेलीपैथी जानने वाले से महरूम रहना चाहिए। हमारी बहू की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हम रात के 8 बजे तराबुल्स पहुंच गए। इमिग्रेशन काउंटर पर हम कितार में खड़े थे। उसी कितार में अल्पा और थॉर्न थे। वो अपने सामने खड़ी हुई अल्पा को ज़ेर लब गालियां दे रहा था। मैंने सोनिया से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, थॉर्न खर दिमाग है। अल्पा जैसी टेलीपैथी जानने वाली पर कब्जा करके खुद को बहुत महफूज और ताकतवर समझने लगा है।
ज़रा सा गुस्सा आए तो उसे गालियाँ देने लगता है। हम इमिग्रेशन काउंटर से लगेज हॉल में आए। हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था, सिर्फ सफरी बैग था। लगेज हॉल से बाहर आकर हम बोतल पीने के लिए रुक गए। उनका भी इंतज़ार था। वो दोनों सामान की ट्रॉली लेकर हमारी तरफ आए। एल्पा ने एक बोतल ली, फिर सहम कर बोली, ये लो, तुम पियोगे? वो बोला, मैंने विस्की पी है, लेमन स्क्वाश पिलाकर नशा उतारना चाहती हो? एल्पा ने शर्मिंदा सी होकर हमें और आसपास के लोगों को देखा, फिर कहा, सबके सामने गालियां तो ना दिया करो। तू गालियों की बात करती है, मैं तो सबके सामने। उसने मारने के लिए हाथ उठाया। सोनिया ने उसकी कलाई पकड़ ली, बोली, मर्द है तो कलाई छुड़ा ले। उसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की। सोनिया ने एक झटके से उसके हाथ को घुमाया तो पूरे का पूरा दूसरी तरफ घूम गया। सोनिया ने उसके बैठने की जगह एक लात मारी। वह लड़खड़ाते हुए आगे जाकर डस्टबिन के पास ऐसे गिरा कि मुंह कचरे के अंदर चला गया। एल्पा ने सोनिया के सामने आकर कहा, प्लीज़ ऐसा न करो, ये मेरा मास्टर, मेरा मतलब है मेरा शौहर है। वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए एल्पा से बोला, यहाँ मुनासिब नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद हुक्म दूंगा, फिर तुम इस औरत के दिमाग में जलजला पैदा करोगी। एल्पा ख्याल ख्वानी के जरिए बोली, होश में रहो, दिमाग और जलजले वाली बात ना करो, कोई भी हम पर शुबा कर सकते हैं, प्लीज़ यहाँ से चलो। एल्पा बोतल लिए बगैर बिल अदा करके उसे ले गई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, सानी, तुमने और साना ने थॉर्न आइवन को अपना मामूल और ताबेदार बनाए। तुम में से कोई उसके दिमाग में रहे, उसे हुक्म दे कि वह अल्पा पर कोई जुल्म ना करे। अपनी रहायशगाह में पहुंचकर पहले अल्पा को सोने का हुक्म दे और ये कह दे कि अल्पा अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को आने दे। इसके बाद थॉर्न को सोने का हुक्म दिया जाए। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। सोनिया ने कहा, उस कमबख्त के साथ चलो, ये अपनी जिल्लत का गुस्सा एल्पा पर उतारेगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैंने अभी सानी से कह दिया है। वह एल्पा पर दोबारा तनवीमी अमल करने की खातिर मेरे लिए रास्ता हमवार करेगी। हमने बाहर आकर टैक्सी ली। मैंने ड्राइवर को 5 स्टार होटल चलने के लिए कहा। थॉर्न के ख्यालात कह रहे थे कि इसी होटल में जा रहे। होटल पहुंचकर काउंटर पर उसने सोनिया को घुराते हुए देखा। उसकी आंखें वाकई बहुत खतरनाक थीं, मगर खतरात से खेलने वाली सोनिया के लिए कुछ भी नहीं थी। सोनिया ने कहा, ज़रा और खूंखार नज़रों से देखो, शायद मैं डर के मारे माँ की गोद में छुप जाऊँ। वह एल्पा से बोला, यहाँ से चलो, हम दूसरे होटल में जाएंगे। सोनिया ने मुझसे कहा, डियर, हम भी उसी होटल में जाएंगे। उसने गुस्से में एल्पा को हुक्म दिया कि सोनिया के दिमाग में जलजला पैदा करे। वो हुक्म की बंदी थी। सोनिया के दिमाग में आकर जलजला पैदा करने की कोशिशें की, फिर बोली, उस पर असर नहीं हो रहा है। वह एल्पा को गालियां देना चाहता था। उसी वक्त सानी ने उसके दिमाग में आकर कहा, स्टॉप यू डॉग, होटल का कमरा लेकर जाओ। एल्पा को हुक्म दो कि फ़ौरन सो जाए और पराई सोच की लहरों को दिमाग में आने दे। वो बोला, जो हुक्म, मगर ये मुनासिब नहीं। यू शट अप, हुक्म की तामील करो। जैसे ही एल्पा सो जाए तुम भी सुबह तक गहरी नींद सोते रहो। उसने हुक्म की तामील की। एक कमरा किराए पर लेकर एल्पा के साथ चला गया। हमने उसके साथ वाला कमरा ले लिया। सोनिया ने कहा, आधे घंटे बाद जाना, क्या चाय पियोगे? अभी नहीं, पहले काम करेंगे, फिर रात का खाना होगा, उसके बाद चाय पी जाएगी। मुजाहिदीन की रिहाई पर इस्लामी ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या है? अवामी जोश व खरोश कल के अखबारात से मालूम होगा, लेकिन कई इस्लामी ममालिक के सरबराह नाखुश हैं। अमरीकी अकाबरीन से शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्लामी इनकलाबी मुहिम चलती रहेगी तो उनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। अमरीकी अकाबरीन उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ज़रा ढील देनी चाहिए। ढील देकर डोर खींचने से उनकी बादशाहत की उड़ान और ऊंची होगी। बड़े अफसोस की बात है, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को इस्लामी निज़ाम हुकूमत मंजूर नहीं है। वो अपनी बादशाहत और बरतरी कायम रखने के लिए अमरीका के साए में रहकर पड़ोसी इस्लामी ममालिक के ही दुश्मन बने रहती है। ये पूरी सदी तो मुसलमानों के बिखरने और टूटने में ही गुजर रही है, बल्कि गुजर चुकी है। आसार बता रहे हैं कि गुलामी मुसलमानों की दीनों ईमान बन जाएगी। मैंने थॉर्न के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो गहरी नींद में था। एल्पा भी गहरी नींद में थी। उसने सानी के हुक्म के मुताबिक मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। मैंने उसके दिमाग से थॉर्न आइवन के तनवीमी अमल को मिटाया, फिर अपने तौर पर अमल करने लगा। मैंने उसे अपनी मामूला बनाकर उससे पूछा, क्या तुम सानी और सना के लबो लहजे को याद रखती हो? हाँ, उन्हें याद रखती हूँ। अब उन्हें भूल जाओ और एक मर्दाना और एक जनाना लहजों को याद रखो। जब ये लहजे और आवाज़ें सुनाई दें तो उन्हें अपने दिमाग में आने देना, बल्कि उन्हें महसूस ना करना। बाकी किसी भी पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोककर भगा देना। मैंने पहले एक मर्दाना आवाज़ और लबो लहजा सुनाया, फिर एक जनाना आवाज़ और लबो लहजा सुनाकर हुक्म दिया कि उन्हें जहन नशीन कर लो। इसके बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हें मुमलिकत इसराइल और यहूदियों से लगाव है? हाँ, मुझे उनसे लगाव है। मैं हुक्म देता हूँ तुम इसराइल और यहूदी कौम के मुफादात की खातिर कोई काम ना करो। वो बोली, नहीं करूँगी। तुम उन इसराइली काबरीन के दिमागों में जाकर मालूम करोगी कि वहाँ और कितने खुफिया कैद खाने हैं जहाँ मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है। उसने मेरे हुक्म की तामील का वादा किया। मैंने कुछ और अहम बातें उसके दिमाग में नक्श करने के बाद कहा, तुम 2 घंटे तक तनवीमी नींद पूरी करोगी, फिर जागने के बाद थॉर्न आइवन पर तनवीमी अमल करके उसे अपना कुत्ता बनाओगी। उसके दिमाग में ये नक्श करोगी कि वो अपनी आंखों की मकनातीसियत से किसी को ज़ेर नहीं करेगा और ना तनवीमी अमल करेगा। मैंने सानी से कहा, एल्पा पर तनवीमी अमल कर चुका हूँ। वो एक मर्दाना और एक जनाना आवाज़ों और लहजों को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी।
बाकी सोच की लहरों को दिमाग में नहीं आने देगी। मैंने वो मर्दाना और जनाना आवाज़ और लहजे सुनाए तो वो हंसते हुए बोली, पापा आप इतनी कामयाबी से जनाना आवाज़ कैसे निकाल लेती हैं? प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। फिलहाल इन 2 आवाज़ों की प्रैक्टिस करो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। सोनिया ने कहा, थैंक्स गॉड तुम्हें फुर्सत मिली, मुझे भूख लग रही है। हम दोनों डाइनिंग हॉल में जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकले। मैंने अपने कमरे से डोंट डिस्टर्ब का कार्ड निकालकर एल्पा और थॉर्न के कमरे के दरवाज़ों पर लटका दिया ताकि होटल का कोई मुलाजिम आकर दस्तक ना दे और उनकी तनमीमी नींद में खलल ना पड़े। फिर हमने अपने दरवाजे को लॉक कर दिया। उस रात शहर में चरागां किया गया था। उनका मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम रिहाई पाकर आया था, इसलिए जश्न मनाया जा रहा था। मैंने डाइनिंग हॉल में पहुंचकर सोनिया से कहा, यहाँ के लोग कासिम की रिहाई की खुशी में रात तक जश्न मनाएंगे। हम खाने के बाद तफरीह के लिए जाएंगे, इस तरह शहर भी देख लेंगे और उस वक्त तक एल्पा के बारे में मालूम करते रहेंगे कि उस पर तनवीमी अमल किस हद तक कामयाब रहे और एल्पा ने थॉर्न को अपना गुलाम बनाया है या नहीं। वो बोली, इस शहर को अच्छी तरह देख लेना और अहम मुकामात को समझ लेना ज़रूरी है। पता नहीं हमें यहाँ कितने दिनों तक रुकना पड़े। शैडो बहुत ज़हीन है। उसकी ये बात जहन में चुभ रही है कि कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी अमेरिका के दिमाग के फोड़े थे। उन्हें इतनी आसानी से कैसे रिहा कर दिया गया? उनकी रिहाई के पीछे ज़रूर कोई अमरीकी चाल है। तुम कासिम बिन हशाम के दिमाग में जाकर देखो, उसकी रिहाई के वक्त तुम उसके अंदर जा चुके हो। रिहाई के वक्त उसने मुझसे कहा था, फरहाद साहब आप हमारी रिहाई के लिए अच्छी तरह छानबीन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको अपने दिमाग में आने दिया है। बेशक आप मेरे चोर ख्यालात भी पढ़ लें, वैसे मैं कभी कोई नशा नहीं करता हूँ। अपनी जवानी से इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहा हूँ, इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। सोनिया ने कहा, इसका मतलब है तुम जाओगे तो वो सांस रोक लेगा? अगर कोई अमरीकी चाल है तो किसी माहिर के ज़रिए उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को हसास बना दिया गया है और उसके चोर ख्यालात के खाने को लॉक कर दिया गया है। हो सकता है ऐसी चालें चली गई हों। कासिम ने अब तक शादी नहीं की, जिहाद में मसरूफ़ रहा। उसके बीवी बच्चे होते तो उनके दिमागों में जाकर। मैं कहते कहते रुक गया, फिर बोला, उसकी माँ मौजूद है, उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया जा सकता है कि रिहाई के बाद वो अपने बेटे कासिम में कोई छोटी बड़ी तब्दीली महसूस कर रही है। बेशक माएँ ऐसी भी होती हैं कि एक हल्की सी आहट से पहचान लेती हैं कि उनकी औलाद आ रही है। उनके बदन की महक से और उनके रवैये से फ़र्क को भी महसूस कर लेती हैं। हम खाने के दौरान में ही बातें कर रहे थे। सोनिया ने कहा, कासिम की माँ के दिमाग तक इस तरह पहुँचो कि कासिम को इसका इल्म ना हो। मैं यही करूँगा। हम खाने के बाद कासिम की रिहाइशगाह की तरफ जाएंगे। हमने खाने के बाद चाय पी, फिर होटल के बाहर आए तो तारीकी देखी। मैंने काउंटर क्लर्क के पास आकर पूछा, हमने सुना था यहाँ जश्न मनाया जाएगा, जलते बुझते कुमकुमों से इमारत को सजाया जाएगा, मगर बाहर तारीकी है। काउंटर क्लर्क ने कहा, शोक मनाया जा रहा है। आज शाम 6 बजे मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम की वालदा फौत हो गई हैं। क्या वो बीमार थी? पता नहीं, वो यहाँ से सैकड़ों मील दूर सबाह नामी एक शहर में रहती थी, शायद बीमार थी। मैंने फ़ौरन ही कासिम के दिमाग में पहुंचकर कहा, सांस ना रोकी, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। ये अलमनाक खबर सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा है कि आपकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मेरे भाई, मैं बहुत दूर हूँ, इसके बावजूद जनाजे को कांदा देने आ सकता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे बेशुमार अनजाने दुश्मन मेरी ताक में रहते हैं। उसने कहा, फरहाद साहब आप मेरे मोहसिन हैं, आप आना चाहेंगे तब भी आपको खतरात से खेलने के लिए यहाँ आने से मना करूँगा। हमारी और आपकी ज़िंदगी कांटों पर चलते हुए गुजर रही है, प्लीज़ आप ना आएँ। क्या वो बीमार थी? जी हाँ, सबाह नामी शहर में थी। उन्हें मेरे आने की इतला नहीं दी गई क्योंकि वो दिल की मरीज़ा थी। मैंने कहा था मैं रफ्ता रफ्ता पहले फ़ोन पर उनसे कहूँगा कि मुझे रिहाई मिलने वाली है। अगर अचानक रिहाई पाने की बात मालूम होती तो उनका कमज़ोर दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक अता फरमाए और मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। क्या उन्हें सबाह से यहाँ लाया गया है? जी हाँ, यहाँ के कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। सुबह आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। मैं फिर दिली हमदर्दी जाहिर करके दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया से कहा, यहाँ के कज़ाफ़ी अस्पताल में मरहुमा का पोस्टमार्टम हो रहा है। तुम एक आम शहरी की तरह अस्पताल फ़ोन करके किसी का भी नाम लेकर ऐसी बात करो कि उधर से कोई बोल पड़े, फिर रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दो। सोनिया ने काउंटर के एक फ़ोन का रिसीवर उठाकर काउंटर क्लर्क से अस्पताल का नंबर पूछा, फिर डायल करने लगी। मैं उसके दिमाग में था। उसने राब्ता होने पर पूछा, हेलो, मैं राजी कल खैरी से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या वो यहाँ के मरीज़ हैं? उनका रूम नंबर बताएं। सोनिया ने रिसीवर रख दिया। मैं बोलने वाले के अंदर पहुँच गया। वो जवान अस्पताल के काउंटर पर था। उसे भी इस बात का सदमा था कि एक मुजाहिद आज़म की वालदा का इंतकाल हो गया है। मैंने उसी की सोच में सवाल किया, जब वो दिल की मरीज़ा हैं तो पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है? क्या हार्ट फेल होने पर भी पोस्टमार्टम किया जाता है? उसकी सोच ने कहा, पता नहीं, ये तो डॉक्टर हशमत किबरिया बेहतर जानते होंगे। उस वक्त एक नर्स फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसने रिसीवर रखा। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे डॉक्टर हशमत किबरिया के चैम्बर में ले गया। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। चैम्बर के अंदर डॉक्टर के सामने कासिम बिन हशाम
और उसके 2 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। मैंने नर्स को अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे से ही डॉक्टर हशमत किबरिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने नर्स के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। मैं डॉक्टर के दिमाग में पहुंच गया। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखकर इसकी एक कॉपी कासिम बिन हशाम को दे चुका था। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो अमरीकी एजेंट है। कासिम की रिहाई से पहले उसे खुफिया तौर से इतला दी गई थी कि उनका एक एजेंट कासिम बनकर आ रहा है। उसे सिर्फ कासिम की वालदा से खतरा है कि एक माँ अपने बेटे में होने वाली तब्दीलियां पहचान लेगी, लिहाजा डमी कासिम के पहुंचने तक उसे ख़त्म कर दिया जाए और शादी मर का बहाना किया जाए। मेडिकल रिपोर्ट में यही लिखा जाए कि वो दिल की मरीज़ा थी, बेटे की रिहाई की खुशी बर्दाश्त ना कर सकी। डॉक्टर हशमत ने सबाह शहर के अमरीकी एजेंट से कहा, कासिम की माँ को दिल कमज़ोर करने वाली दवा ज़्यादा मिकदार में खिला दो। मैंने सोनिया को ये बातें बताईं। हम दोनों होटल के बाहर गार्डन में आए। सोनिया को मैंने डॉक्टर हशमत का ज़ाती फ़ोन नंबर बताया। उसने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कहा, हेलो हशमत, मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। तुम अभी अपने हाथ से लिखो कि मौत से पहले दिल कमज़ोर कर देने वाली दवा ज़्यादा मिकदार में खिलाई गई थी। वो परेशान होकर बोला, कौन हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? जब मैं हाकिम वक्त के पर्सनल डॉक्टर को यहाँ भेजूंगी तो मेरी बकवास हकीकत बन जाएगी। कासिम बिन हशाम ने पूछा, किसका फ़ोन है? आप परेशान हो रहे हैं? परेशानी की बात है, किसी औरत को हमारी साजिश मालूम हो गई है। वह धमकी दे रही है कि मैंने मुकम्मल रिपोर्ट और साजिश करने वाली बात अपने हाथ से ना लिखी तो वह दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाकिम वक्त के पर्सनल डॉक्टर को यहाँ भेज देगी। कासिम ने उससे रिसीवर लेकर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मुझे ब्लैकमेलर कह सकते हो। डॉक्टर हशमत और तुम्हारे भी हाथ की तहरीर के साथ $5 लाख मिल जाएं तो मेरी ज़ुबान बंद रहेगी। देखो, किसी ने तुम्हें गलत इतला दी है। ज़रा मोटी अकल से सोचो, मैं अपनी मोहब्बत करने वाली माँ की मौत का सबब क्यों बनूंगा? मैं तो अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था। ज़्यादा डायलॉग बोलकर वक्त ज़ाया ना करो। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि बेटा अपनी माँ का दुश्मन क्यों बनेगा। हो सकता है तुम्हें भी इस साजिश का इल्म ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि डॉक्टर हशमत ने साजिश की है। अगर तुम सच्चे बेटे हो तो उसकी मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करो। ये ज़रूर उसे लिखवाया जाए कि तुम्हारी वालदा को दिल कमज़ोर करने वाली दवा ज़्यादा मिकदार में दी गई थी और वही दवा उनकी मौत का सबब बन गई। अच्छा ठीक है, अगर ये साजिश होगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम 15 मिनट बाद फ़ोन करो। वो रिसीवर रखकर डॉक्टर हशमत से बोला, मुझे ये इत्मीनान है कि उसे मुझ पर शुबा नहीं। वो समझ रही है कि मैं तुम्हारी साजिश से बेखबर हूँ। तुम मुकम्मल रिपोर्ट लिख दो, साजिश का भी एतराफ़ करो। ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं? मैं यहाँ बहुत बड़े मिशन पर आया हूँ। अभी खुफिया राब्ता करके यहाँ के हालात बताऊँगा तो तुम्हें वहाँ से यही हुक्म दिया जाएगा। मेरी बात मान लो और तमाम साजिशों के साथ मुकम्मल रिपोर्ट लिखो। तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। तुम तो महज एक डॉक्टर हो और कासिम की माँ की मौत सबाह शहर में हुई है। तुम वहाँ नहीं थे। मैं कह सकूँगा कि मेरी रिहाई का इंतकाम लेने के लिए दुश्मनों ने मेरी वालदा को हलाक किया है। हाँ, इस तरह इस साजिश में मुझे मुलविस नहीं किया जा सकेगा। मेरी वो पहली रिपोर्ट मुझे दें। कासिम ने वो रिपोर्ट दी। मैं उसके दिमाग में था। वो डॉक्टर रिपोर्ट को फाइलों के नीचे दबाकर रखते हुए बोला, मैं इसे बाद में ज़ाया कर दूंगा। वो दूसरी रिपोर्ट लिखने लगा। सोनिया ने फिर फ़ोन किया। कासिम ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं कासिम बिन हशाम बोल रहा हूँ। सोनिया ने कहा, जब तक मेरा मुतालबा पूरा नहीं होगा लाश की तजहीज़ व तकफीन नहीं होगी। मुझे पढ़ कर सुनाओ, रिपोर्ट किस तरह लिखी गई है। कासिम ने दूसरी लिखी हुई रिपोर्ट सुनाई। वो बोली, इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कत्ल सबाह शहर में हुआ था और तुम्हारी तरह डॉक्टर हशमत भी बेकसूर है। इससे डॉक्टर को बचा रहे हो। साफ जाहिर हो चुका है कि तुम भी कमीने हो। या तो अपनी माँ की मौत की साजिश में शरीक हो या फिर तुम इस माँ के बेटे कासिम बिन हशाम नहीं हो। तुम गलत राय कायम कर रही हो। सच यही है कि मेरी माँ की हलाकत के वक्त ना तो मैं वहाँ मौजूद था और ना डॉक्टर हशमत। वह बोली, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी साजिशें की जाती हैं, बातें ना बनाओ। अब मैं अपने पहले मुतालबे पर आती हूँ। डॉक्टर हशमत के अलावा तुम भी अपने हाथ से एतराफ़नामा लिखो कि कासिम बिन हशाम की वालदा की मौत तुम दोनों की साजिशों के नतीजे में हुई। साजिश की तफसील लिखो, लाश को सर्द खाने में रखो। आधे घंटे बाद फ़ोन करूँगी। तुम दोनों अपनी मतलूबा तहरीर नहीं दोगे तो क्या तुम ये तहरीर लेने आओगी? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? आधे घंटे बाद डॉक्टर हशमत वो दोनों तहरीरें लेकर अपनी गाड़ी में तनहा बैठकर शहर की छोटी बड़ी सड़कों पर ड्राइव करता रहेगा। मैं जहाँ मुनासिब समझूंगी वहाँ उसका रास्ता रोककर वो तहरीरें ले लूँगी। अगर कोई चालाकी दिखाई या मुझे तनहा समझकर फ़रेब दिया गया तो पता चलेगा कि मेरी पुश्त पर कितनी बड़ी ताकत है। फ़रेब दही की सूरत में सिर्फ 15 मिनट के अंदर चंद सरकारी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए आएंगे और इंटेलिजेंस वाले ये फ़ोन ऑडियो टेप लेकर तुम्हें गिरफ्तार करने चले आएंगे। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रही हो? नहीं, तुम इसे धमकी समझो और अपनी मकारी देखो, अंजाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। प्लीज़ फ़ोन बंद ना करना। एक दरख्वास्त है, दोस्त बन जाओ, बहुत फ़ायदे में रहोगी। मैंने $5 लाख का मुतालबा किया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया
कि मेरा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से नहीं है। मैं सिर्फ रकम हासिल करते रहने के लिए तुम दोनों के हाथों की तहरीर चाहती हूँ। तुम्हें कैसे यकीन होगा कि वो तहरीरें हमारे हाथ की हैं? बहुत बड़े गधे हो। डॉक्टर हशमत की 1 हफ्ते पहले की एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है और तुम्हारी तहरीर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन काउंटर पर तुम्हारे दस्तखत के साथ है। उसकी नकल मेरे पास मौजूद है। फिर ये रिकॉर्ड किस दिन काम आएगा जिसमें हमारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग जारी है? हो गॉड, तुम बड़े इंतजामात के साथ ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन फौरी तौर पर हम $5 लाख का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। कल तक की मोहलत दो। मोहलत दी। इस वक्त घड़ी में 11 बजने में 15 मिनट हैं। ठीक 11:15 बजे डॉक्टर को तहरीरें एक लिफाफे में बंद करके अस्पताल से रवाना हो जाना चाहिए। फ़ोन बंद हो गया। मैं डॉक्टर के दिमाग में रहकर देख रहा था। दोनों ने एक एक कागज़ लेकर लिखना शुरू किया। डॉक्टर मेरी मर्जी के मुताबिक कासिम की माँ की मौत की साजिश के सिलसिले में हर बात तफसील से लिखने लगा। 15 मिनट बाद डमी कासिम ने पूछा, कब तक लिखते रहोगे? मैं तो लिख भी चुका हूँ। वह डॉक्टर की तहरीर लेकर पढ़ने लगा। फिर बोला, तुमने इतनी तफसील से लिखा है, मेरी तहरीर पढ़ो। मैंने अपने बचाव की गुंजाइश रखते हुए लिखा है। डॉक्टर ने उसकी तहरीर पढ़कर कहा, आप उस ब्लैकमेलर से बातें करके भी ना समझ सके कि वो कितनी चालाकी से हमें घेर चुकी है। आप उसे नादान बच्ची समझकर ये तहरीर दे रहे हैं। मैं अपने खास आदमियों के साथ रास्ते में उसे कहीं ट्रैप करूंगा। आप अपने साथ मुझे भी फंसाना चाहते हैं, लेकिन ये ना भूलें कि मेरी इस तफसीली तहरीर के बाद आप किसी तरह भी अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। डमी कासिम ने मजबूर होकर दूसरी तफसीली तहरीर लिखी। साजिश में शरीक होने का एतराफ़ किया। डॉक्टर दोनों तहरीरों को एक लिफाफे में बंद करके जाने लगा। कासिम उसके साथ अस्पताल के बाहर तक आते हुए बोला, उसे लिफाफा देकर और ज़्यादा लालच देना। उससे कहना हम $5 लाख से भी ज़्यादा देंगे। डॉक्टर अपनी कार में तनहा बैठकर वहाँ से रवाना हुआ। मैंने और सोनिया ने होटल से रेंटेड कार ली। वो ड्राइव करने लगी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करता रहा कि वो कहाँ कहाँ से गुजरा है। एक म्यूजियम के करीब मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने जेब से लिफाफा निकालकर खिड़की के बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया, फिर रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। मैंने सोनिया को बताया कि उसने लिफाफा म्यूजियम के पिछले हिस्से वाली सड़क पर फेंका है। सोनिया ने कार ड्राइव करते हुए यूं ही 15 मिनट गुजारे। उस म्यूजियम के पिछले हिस्से से गुजरी। कोई ताकुब करने वाला पहले भी नजर नहीं आया था, अब भी नजर नहीं आया। वो एक चक्कर काटकर फिर उसी जगह आकर रुक गई। मैंने कार से उतरकर तेजी से आगे बढ़कर उस लिफाफे को उठाया, फिर कार में आकर बैठ गया। बाबा साहब के इदारे की जानिब से लीबिया की हुकूमत को यह इतला दी गई थी कि इदारे की जानिब से एक टेलीपैथी जाने वाला शख्स एक औरत के साथ आएगा और गैर मुल्की छुपे हुए दुश्मन सुराग रसानों का पता ठिकाना मालूम करके उन्हें लीबिया के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के हवाले करेगा। उस वक्त तक हमारे जहन में ये बात नहीं थी कि अमरीकी अकाबरीन कासिम बिन हशाम और फरहाद गिलानी के सिलसिले में इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे। इतने बड़े फ्रॉड के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि अमरीकी और इसराइली अकाबरीन को बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की धमकी दी गई थी। उन्हें खौफजदा रहना चाहिए था कि इतना बड़ा फ्रॉड ज़ाहिर होगा तो फरहाद असली कासिम बिन हशाम और असली फरहाद गिलानी का मुतालबा करेगा। अगर उन दोनों को मार डाला गया तो उन अकाबरीन की मौत भी लाजमी हो जाएगी। हम एक बंगले में पहुंचे। वो इंटेलिजेंस के डीजी की रहायशगाह थी। वो ड्राइंग रूम में हमारा मुंतज़िर था। हमने उसे मुसाफिया किया और बैठने के लिए कहा। मैंने वो लिफाफा उसे देते हुए कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ के मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम के सिलसिले में भी फ्रॉड किया जाएगा और एक बेचारी बूढ़ी औरत को हलाक कर दिया जाएगा। डीजी ने वो दोनों तहरीरें पढ़कर कहा, आप लोगों ने हमारी हुकूमत को बहुत बड़े फ्रेब से बचाया है। यहाँ आने से पहले टेलीपैथी के जरिए हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में छुपे हुए जिन अमरीकी मगर मुकामी सुराग रसानों की निशानदेही की थी उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। सोनिया ने कहा, मैंने एक ब्लैकमेलर की हैसियत से डमी कासिम और डॉक्टर हशाम को बेनकाब किया है। आप अभी इस मामले को राज में रखें। यहाँ हुकूमत के कई शोबों में अमरीका और इसराइल के मुकामी ज़र खरीद गद्दार मौजूद हैं। हम उन सबको बड़ी राजदारी से बेनकाब करेंगे। मैंने कहा, यह डमी कासिम रिहा होकर आए। आप अपना एक जासूस इसके पीछे लगाए रखें। वो किसी तरह इस डमी कासिम को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करे। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर और बहुत कुछ मालूम करूंगा। डायरेक्टर जनरल ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया था, लेकिन हम होटल में खा चुके थे, लिहाजा सिर्फ चाय पी। मैंने कहा, कासिम बिन हशाम के बारे में यकीन हो चुका है कि उसे इसराइली अंडरग्राउंड कैद खाने में रखा गया है या उसे हलाक कर दिया गया। ईरान के फरहाद गिलानी को भी इसराइली कैद खाने में रखा गया था। हम फरहाद गिलानी के सिलसिले में भी तस्दीक करेंगे। अब उनसे इंतकाम लेने की सूरत यह है कि उनकी वाहिद टेलीपैथी जाने वाली अल्पा हमारे कब्जे में है। आप सुराग रसानी के लिए अल्पा को अपनी दस्ते रास्त बना लें। वह दिन रात आपके साथ रहेगी और टेलीपैथी के जरिए आपके बहुत काम आती रहेगी। डीजी ने खुश होकर कहा, हमारी हुकूमत आप और बाबा साहब के दारी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ये कभी किसी पर जाहिर ना हो कि अल्पा यहाँ है, वरना अमरीका और इसराइल अल्पा के अगवा का बहाना लेकर जारहाना फौजी कार्रवाई करेंगे। वो और उसकी टेलीपैथी किसी पर जाहिर नहीं होगी। मैं बहुत एहतियात के साथ अल्पा से काम लूँगा। हम उससे रुखसत होकर जाने लगे तो उसने कहा, आप दोनों होटल में क्या कर रहे हैं? ये नामुनासिब सी बात है।
मैंने कहा, यही मुनासिब है, हमारे एक दूसरे से ताल्लुक़ ज़ाय नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी रिहाइशगाह का इंतज़ाम कर दूंगा कि वहाँ भी आप हमारे लिए अजनबी रहेंगे। हम उससे मुसाफिया करके होटल की तरफ जाने लगे। इतनी देर तक इन मामलात में मसरूफ़ रहने के बायस मैंने अल्पा और थॉर्न आइवन की खबर नहीं ली थी। अब अल्पा के दिमाग में पहुंचा तो मालूम हुआ वो मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक 2 घंटे बाद बेदार हो गई थी। फिर उसने थॉर्न आइवन के दिमाग में जाकर अपने अमल के ज़रिए उसे अपना मामूल और ताबे बना लिया। वह तनवीमी अमल से आज़ाद होने के बाद थॉर्न को देखकर गुस्से से उस पर थूकना चाहती थी। अपनी ज़िल्लतों का इंतकाम लेने के लिए उसके दिमाग में वक्फे वक्फे से ज़लज़ले पैदा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरे तनवीमी अमल में जकड़ी हुई थी। उसके दिमाग में यह नक्श था कि वह थॉर्न पर तनवीमी अमल करके उसे अपना कुत्ता बना कर रखेगी, लिहाजा उसने यही किया। मैंने एक अजनबी आमिल की आवाज़ और लहजे में उससे कहा, तुम चाहो तो थॉर्न को सजाएं देकर दिल की भड़ास निकाल कर इसे ख़त्म कर सकती हो। इसके बाद कल यहाँ की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के पास आकर उसकी दस्ते रास्त बनकर होगी, उसके तमाम अहकामात की तामील करोगी और टेलीपैथी के ज़रिए भी उसके काम आती रहोगी। मेरे हुक्म के मुताबिक उसने थॉर्न को तनवीमी नींद सोते देखा। वह मुंह खोलकर सो रहा था। अल्पा ने उसके मुंह में एक रुमाल ठूंसकर ऊपर से कपड़ा बांध दिया, फिर उसके दिमाग में जाकर हल्का सा झटका पहुंचाया। वो चीख मारकर उठना चाहता था। वो उठ तो गया, लेकिन मुंह से चीख ना निकल सकी। वह मुंह पर से कपड़ा हटाना चाहता था। अल्पा ने कहा, तेरा मुंह बंद रहेगा, कपड़ा ना हटाना। जलील कुत्ते, तू मुझे गालियां देता रहा, मुझे सबके सामने मारता रहा। वो उस पर थूक कर बोली, अब तुझे कौन बचाएगा, तू कुत्ता है और कुत्ते की मौत मरेगा। वो उठकर उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन दिमाग में जलजला पैदा होते ही तकलीफ की शिद्दत से गिरकर तड़पने लगा। तकलीफ में चीखने से कुछ कमी सी महसूस होती है, लेकिन कपड़ा इस तरह ठुनसा हुआ था कि हलक से चीखें नहीं निकल सकती थी। वो फर्श पर तड़प तड़प कर हाथ जोड़ रहा था। तू मुझे कनीज बनाकर भूल गया था कि कभी मैं तुझ पर भारी पड़ सकती हूँ। पारस के सिवा कोई मेरे बदन को हाथ न लगा सका और तूने मुझे कचरा बना दिया। अब उठकर खड़ा हो जा। उसकी तकलीफ में कुछ कमी हो रही थी। वो हाथ जोड़कर उससे बेबसी से देखने लगा। वो बोली, मुंह से कपड़ा निकाल, अपना लिबास ठीक कर और जितनी दूर जा सकता है चला जा। वो समझ रहा था निजात मिल रही है। उसने मुंह से कपड़ा निकालकर अपना हुलिया दुरुस्त किया, फिर तेजी से चलता हुआ कमरे से चला गया। लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचा, फिर होटल के बाहर निकलते ही दौड़ते हुए जाने लगा। उसे अल्पा की सोच सुनाई दी, क्या मेरा जिस्म इतना सस्ता है कि तुझे मौत से निजात मिल जाएगी? वो डरते हुए बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, एक बार मुआफ़ कर दो, मैं तमाम ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। मुझे गुलाम की नहीं, तुम्हारी लाश की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मर्डर होटल में हो। तुम्हें कहीं सड़क पर कुत्ते की तरह मरना चाहिए। दौड़ते रहो और देखते रहो कि मौत से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकोगे। नहीं अल्पा, मुझे अपना कुत्ता बना लो, मेरे गले में पट्टा डालो, मेरी जंजीर अपने हाथ में रखो। मुझे बताओ मैं किस तरह तुम्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाऊं। अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालो। अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था, वो इनकार न कर सका। रिवॉल्वर निकालकर बोला, मैं रिवॉल्वर पकड़ना नहीं चाहता, कैसे फेंक दूं? वो ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मजबूर था। अपने बाएं बाजू पर गोली मारते ही वह तकलीफ से लड़खड़ाकर फुटपाथ पर गिर पड़ा। रात के वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। वो जितने भी थे सहम कर इधर उधर भागने लगे। वो बोली, बाजू में गोली लगने से कोई नहीं मरता, चलो उठो और दौड़ना शुरू करो। वो उठकर दौड़ने लगा। वो बोली, अपनी बाईं पसली की तरफ इस तरह गोली मारो कि वो गोली पसलियों के आर पार चली जाए। इस तरह तुम नहीं मरोगे, अभी जिंदा रहोगे। उसने दौड़ते दौड़ते हुक्म की तामील की। गोली एक आध पसली को तोड़ती हुई निकल गई। वो फिर गिर पड़ा, तकलीफ से कराने लगा। दौड़ते रहने के बायस हाँफने लगा। उसी वक्त पुलिस की मोबाइल गाड़ी उससे दूर आकर रुकी। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ राइफलें तानकर खड़े हो गए। एक अफसर ने पूछा, कौन हो तुम? हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी है। क्या तुम किसी से फायरिंग का तबादला कर रहे हो? वेल्पा की मर्जी के मुताबिक ज़मीन से उठते हुए बोला, हाँ, शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है, मैं तुम्हारे सामने काउंटर फायरिंग के लिए आया हूँ। ये कहते उसने पुलिस अफसर पर गोली चलाई। अफसर चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी से टकराया। तमाम सिपाहियों ने अपनी राइफलों से कई गोलियां चलाईं। जिस्म के कितने हिस्सों में गोलियां पैवस्त हो गईं। फिर वो ज़मीन पर गिरकर बेदाम हो गया। उसी वक्त हमारी कार वहां आकर रुकी। हमने थॉर्न आइवन की लाश देखी। फिर सोनिया रास्ता बदलकर ड्राइव करते हुए होटल की तरफ जाने लगी।